लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया। रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सी चीजों को अपने रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के तौर पे काम में ले सकते हैं। अब उसके बाद में हमने पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने एक चीज पढ़ ली कि ग्लूकोज मोलिक्यूल एंट्री कर रहा था, कुछ एक हमें उपयोग लेने पड़ रहे हैं एटीपीज, और कुछ एक एटीपीज उपयोग लेने के बाद में हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 4 एटीपी का उत्पादन हो रहा है और 2 NADH2 का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, उसके साथ हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिल गए। यहां तक हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ लिया। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस में कि ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो आपके एरोबिक और एनारोबिक यानी वायवीय और अवायवीय शोषण दोनों में कॉमन पाथवे का काम करेगा, यानी दोनों में वहां तक प्रोसेस कॉमन होगी। इस चीज को आप यूं समझ सकते हो कि अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने जाओ, जैसे मान लीजिए आपको तैयारी करनी है और आप सोच रहे हो कि चलो बैंकिंग और एसएससी आपके सामने दो ऑप्शन है, तो अगर आप तैयारी करने जाओगे ना, तो कोचिंग क्लासेस वाले क्या करते हैं, कोचिंग क्लासेस वाले थोड़े टाइम तक बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिठाए रखते हैं। ठीक है, मतलब कुछ एक कॉमन टॉपिक होते हैं ना उनके, तो स्टार्टिंग में कॉमन टॉपिक करवा देते हैं, बाद में जैसे उनके टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उनको अलग अलग कर देते हैं क्लासेस को। उसी तरीके से यहाँ क्या रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन पाथवे रहेगा, बाद में जाकर के एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फॉलो किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। क्योंकि हम ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम पहुंच गए कहां पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे है समझना इस चीज को, कि एक कोशिका थी, उसके पास में क्या था, C6H12O6 था, उसका ग्लाइकोलाइसिस करके हमने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना, सॉरी आपके पायरुविक एसिड बना दिया, 2 मॉलिक्यूल बना दिए पायरुविक एसिड के। अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन यहां भी एक और सवाल उठता है, क्या सभी सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकती है? सभी सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकती। अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं या अपनी बॉडी की बात करूं, तो हमारे मानव शरीर के अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, जो मसल्स के सेल्स हैं, वो सेल्स तो क्या कर सकती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकती है। इसीलिए क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो या वर्कआउट करते हो या काम करते हो, तो उसके बाद में आपके शरीर दर्द करने लग जाता है। वो क्यों दर्द करता है, क्योंकि अब आपने बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली यानी बहुत ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस होना स्टार्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा होगा, बाद में डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन कितनी आ रही है। आप बहुत दौड़ते हो या वर्कआउट करते हो, सांस फूलने लगती है ना आपकी, तो वो सांस क्यों फूलने लगती है, थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश किया करो। सांस इसलिए फूलने लगती है कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आप भाग रहे हो तो आपकी एनर्जी की जरूरत बढ़ गई, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपके शरीर में एनर्जी की जरूरत बढ़ गई, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो भी एनर्जी की जरूरत बढ़ गई, नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहे हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। रेस्पिरेशन तो अब समझना इस चीज को, आप सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, दैट इज नॉट ओनली रेस्पिरेशन। ठीक है ना, हम सिंपल में ये समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, दैट इज नॉट ओनली रेस्पिरेशन। उसके बाद असली प्रोसेस शुरू होगी। कैसे, आप सांस लेते हो, सांस लेते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच गया, शरीर में पहुंचने के बाद में आपके लंग्स की सहायता से, अब सारे बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, क्या होगा, सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम मिलके बॉडी बनाएगी। तो यानी ये सारे के सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो आपका शरीर सुचारू रूप से काम करता रहेगा। ऑक्सीजन को लिया, किसने लिया, आपसे नाक से प्रवेश करिए, आपके शरीर के अंदर कहाँ पहुंच गई, फेफड़ों तक पहुंच गई। फेफड़ों में पहुंचने के बाद में जो हार्ट से आपका ब्लड पंप होके आ रहा है, अब अपने पढ़ते हैं ना प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कौन सा होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, और इम्प्योर ब्लड कौन सा होगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब समझना इस चीज को, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया सिर्फ और सिर्फ कैरी करने वाला, एक तरीके से यूं मान लो ऑटो रिक्शा है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हार्ट से ब्लड ब्लड पंप होकर के आएगा, हार्ट से ब्लड पंप होकर के आएगा। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ भी तो क्या नहीं है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है राइट नाउ। ठीक है, पंप होकर के आया, कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास, लंग्स के पास आया, लंग्स के पास आया, बाहर से आपके ऑक्सीजन आ रही है, ब्लड इसके पास से गुजरा, इसने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दे दी लंग्स को और ऑक्सीजन को ले लिया। किससे ले लिया, हीमोग्लोबिन से ले लिया। हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दी और अब हीमोग्लोबिन खाली हो गई, उससे उसमें ऑक्सीजन को ले लिया।
यानी यूं मान लीजिए कि हार्ट जो है आपका, उस हार्ट ने एक गाड़ी भेजी, एक टैक्सी भेजी, जिस टैक्सी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बैठा है, ठीक है। वो कहाँ पहुंच गया, वो लंग्स के पास पहुंच गया, ठीक है, फेफड़ों के पास पहुंच गया। फेफड़ों के पास जैसे ही ये गाड़ी पहुंची, इस गाड़ी ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाली सवारी को यहाँ पे उतार दिया और ऑक्सीजन वाली सवारी को यहाँ पे बिठा लिया। अब ये जो ऑक्सीजन वाली सवारी होगी, इसे लेकर के ब्लड क्या करेगा, आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहेगा और वो अल्टीमेटली हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। ब्लड अपने साथ किस चीज को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। किस में कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन रूपी टैक्सी में कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन से वो क्या करेगा, पूरे शरीर में जगह जगह पे ऑक्सीजन भेजेगा। वहां पे जो सेल्स होंगी, वो सेल्स उस ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन में काम में लेगी, उस ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन में काम में लेगी और रेस्पायरेशन में काम में लेकर के एनर्जी प्रोड्यूस करेगी अपनी एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। अब सपोज करो कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो अब ऑक्सीजन तो आप जितनी नॉर्मल सांस ले रहे हो उससे उतनी ही पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन तो उतनी ही पहुंच पा रही है। इस चीज की वजह से आपके शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो मैकेनिज्म जो प्रकृति की देन है, प्रकृति क्या कर देगी, आपकी स्पीड बढ़ा देगी सांस लेने की। अब आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, ज्यादा मात्रा में आगे काम हो रहा है। ना केवल आप जब आप जोर जोर से सांस लेते हो, आपकी सांस फूल जाती है, उस टाइम ना केवल आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हो, बल्कि साथ साथ आपका हार्ट भी पंप रेट बढ़ा देता है। हार्ट भी फास्ट फास्ट पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की। क्यों, क्योंकि उसको पता है अब जरूरत बढ़ गई, अब गाड़ी को फटाफट से दौड़ाओ, फटाफट से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है लंग्स के पास, फटाफट से वहां से ऑक्सीजन ले रहा है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में पूर्ति करवा रहा है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो पाता, ऐसा हर बार नहीं हो पाता। कई बार आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर लेते हो, उसकी वजह से क्या हो गया, आपके पैर वगैरह दर्द करने स्टार्ट कर जाते हैं। वो दर्द क्यों करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पैर वगैरह की जो मसल्स हैं, आपके लेग्स वगैरह की जो मसल्स हैं, उन मसल सेल्स के अंदर बाय चांस अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि आप इतनी ऑक्सीजन को इनहेल कर सको एक साथ में, तो क्या हुआ, जो आपकी मसल सेल्स थी, उन मसल सेल्स ने क्या कहा कि चलो ठीक है, ऑक्सीजन तो आने नहीं, एनर्जी तो चाहिए, काम तो करना ही करना है, हर हाल में काम करना है। तो काम करना है तो मैं क्यों ना, मैं केवल और केवल इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन करता रहूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस को मैं ना पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पायरुविक एसिड को आगे और अपने यूज में ले लेंगे अगर कोई ले सकते हैं। पायरुविक एसिड का क्या किया जाएगा वो अपने इसमें बाद में पढ़ेंगे। एक बार क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत एनर्जी मिले वही ठीक। ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी मिल रहे थे आपको, 2 एटीपी मिल रहे थे। अब मैं यहाँ पे 2 एटीपी बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 एटीपी ही रखूंगा। एक मैम थे, उन्होंने कहा कि सर जो सबसे लास्ट में आपने बताया ना नेट गेन क्या होगा, कल वाले लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस में कितना नेट गेन होगा, कितना लॉस होगा, ग्रोथ कितना होगा, क्या होगा, उनकी एक स्लाइड बना दीजिए। तो देखिए वो स्लाइड तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन वो स्लाइड आपको मिलेगी कब, जब अपने ये पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में क्रेब साइकिल, उसके बाद में ईटीएस, ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, केवल तभी आपको वो स्लाइड मिलेगी, उसी टाइम आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, उससे पहले समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप क्या करना, ये मानो कि ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी मिले। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में बन तो 4 एटीपी रहे थे, लेकिन 2 एटीपी तो काम में भी तो आ रहे थे ना ग्लाइकोलाइसिस में, इसलिए खर्चा काट के केवल 2 एटीपी का फायदा हुआ। अब आप कहोगे कि सर 2 NADH2 भी तो बन रहे थे, तो NADH2 तो चेक है ना भाई, इसको तो कैश करवाने बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक जाने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। अकेला मैं बैंक जा नहीं सकता, ऑक्सीजन आ ही नहीं रही तो बैंक जा नहीं पाएंगे, बैंक जा नहीं पाएंगे तो ये कैश नहीं हो पाएगा, कैश नहीं हो पाएगा तो केवल इतनी ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही अच्छा, ठीक है, मसल्स को काम तो करना पड़ ही रहा है, ठीक है, आपके पीछे सांप लगा हुआ है, आपको दौड़ना ही पड़ेगा, या मान लो डायनासोर लगा हुआ है आपके पीछे, ठीक है, आपको दौड़ना पड़ेगा हर हाल में। ओके, दौड़ना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या हो गया, अब आपके मसल्स ये कहेंगे कि ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीजन नहीं आ रही तो वेट करो ऑक्सीजन का, आप बोलोगे भाड़ में जाए ऑक्सीजन, शरीर के अंदर जितनी कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रखे ना, ग्लाइकोलाइसिस करे रख, मेरे भले बर्बाद कर दे सारी कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन तू 2 2 एटीपी करके प्लीज हाथ पैर चलाता रह, कैसे भी करके, पीछे सांप पड़ा है वो खा जाएगा मुझे, ठीक है। अच्छा डायनासोर था क्या अभी तक, हाँ पीछे डायनासोर पड़ा है वो खा जाएगा मुझे, कैसे भी करके चल ले, खाना बाद में खा लूंगा, तेरे को कार्बोहाइड्रेट और इकट्ठी करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार बचा ले जैसे भी करके। तो मसल सेल्स आपके जो होंगी वो ग्लाइकोलाइसिस करती रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर बात करूंगा मैं आपके इनकी नर्वस सिस्टम वगैरह वाली सेल्स हो गई, न्यूरॉन सेल्स आपकी हो गई, न्यूरॉन सेल्स जो होंगी, उन सेल्स का काम क्या होगा, वो आप एंटोमोलॉजी पढ़ोगे उस टाइम अच्छे से समझ जाओगे कि न्यूरॉन सेल्स का काम क्या होगा। न्यूरॉन सेल्स जो होंगी उनके अंदर ये वाला फीचर नहीं होता, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकती,
उनको ये चीज फिक्स है कि आप केवल और केवल एरोबिक रेस्पिरेशन ही करोगे, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही है। अब ऐसा नहीं है ग्लाइकोलाइसिस में उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर बाद में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही तो वो अपना काम करना बंद कर देगी, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू कनेक्टेड विद डायरेक्टली योर ब्रेन, यानी आपके दिमाग को हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे एनारोबिक रेस्पिरेशन से काम चला लेता हूँ मैं, ठीक है। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं कंट्रोल सेंटर हूँ सारी बॉडी का, कम से कम मुझे तो ऑक्सीजन दो, बाकी भूखे रह जाइए कोई बात नहीं, मेरे को काम पूरी पूरी शरीर का संचालन करना है, मुझे तो ऑक्सीजन दीजिए, ठीक है। ये वाला कंडीशन रहेगी। इसके साथ एक और फैक्ट बता देता हूँ आपको, जो उबासी आती है, तो उबासी भी क्या है एक तरीके से, कभी नेक्स्ट टाइम आपको कभी उबासी आई ना, तो उस टाइम आप महसूस करके देखना कि आप क्या कर रहे हो उबासी में, बहुत सारी सांस अंदर की तरफ खींच रहे हो, ध्यान रखना ये भी, बहुत सारी सांस अंदर की तरफ खींच रहे हो। दो बातें हैं यहाँ पे, उबासी अच्छी चीज है, ठीक है, बुरी चीज नहीं है उबासी। अगर कभी उबासी आए तो लेने में हिचकिचाना मत। और अब आपको डांट क्यों लगाई जाती है उबासी लेने के लिए, उसका कारण ये हो गया कि जैसे आप लेक्चर ले रहे हो अभी, ठीक है, तो लेक्चर में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो क्या हो गया, आप में थोड़ी सुस्ती आ जाएगी, और वो केवल और केवल सुस्ती को नोटिस करने का एक मेजरमेंट है, एक तरीके से मान लीजिए पता लग जाएगा कि फलाना पर्सन एक्टिव नहीं है इस टाइम, ठीक है, तो उस तरीके से मालूम हो जाएगा। अब वो होगा कैसे, किस तरीके से, क्यों आएगी उबासी, उबासी आएगी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर आप सुस्त हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, सो जाओगे ना एक तरीके से आप, ठीक है, पार्शली सो जाओगे, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन अगर आपके साथ हो जाएगी, तो अब आप क्या कर रहे हो, सांस बहुत स्लो स्लो ले रहे हो, स्लोली स्लोली आप सांस लेते रहोगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन कम जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी, देन क्या होगा, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो थोड़ी सुस्ती आ जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आकर के ब्रेन बोलेगा इतनी कम ऑक्सीजन से मेरा काम नहीं होना, फटाफट एक बार ऑक्सीजन दे खतरनाक वाली, फिर आपको उबासी आएगी, आप बहुत सारी ऑक्सीजन को अंदर इनहेल कर लोगे, और एक बार के लिए आपका सारा का सारा स्टॉक पूरा हो जाएगा शरीर में, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिस्टम रहता है, बताया इसलिए है ताकि आप हर चीज को कोरिलेट कर सको एक दूसरे से, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये चीजें जानना जरूरी होती है, अंधी पढ़ाई कभी काम नहीं देती, ध्यान रखना। अगर आप केवल और केवल सोच रहे हो रट्टा मारते रहेंगे और नंबर बनाते रहेंगे तो वो चीजें कभी आपको काम नहीं देगी, आप कभी भी फायदा नहीं ले सकते रट्टा एजुकेशन से, ठीक है। जिंदगी में कभी ना कभी आपको मुंह की खानी पड़ेगी डेफिनेटली। हाँ जी, बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में या फिर फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन इसी के साथ वही है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कंसेप्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, फैक्ट्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं ये नहीं कहता फैक्ट्स आप याद ना रखिए, लेकिन फैक्ट्स आप एग्जाम से केवल एक महीना पहले याद करना शुरू कीजिए, ठीक है। जब आप लंबे टाइम के लिए स्टडी कर रहे हो ना, उस टाइम केवल कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये ध्यान दे लिया कि यहाँ ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब वैसे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका फॉर्मूला याद रखना हो तो आप इसको अभी ही क्यों याद कर रहे हो, आपको क्यों रिक्वायरमेंट है इसको अभी याद करने की, आप फॉर्मूला को बाद में कर लेना ना कंसीडर। मैं खुद पर्सनली अपने शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ ना, तो उन शॉर्ट नोट्स में एग्जाम से एक महीने पहले मैं क्या चीज के रट्टे लगाऊंगा, केवल वो चीजें लगा लिखता हूँ। एग्जाम केवल एक दिन के लिए तो मुझे फैक्ट्स को याद रखना है, कौन सी वैरायटी की सीड रेट कितनी है, कौन सी वैरायटी किसकी है, ये सारी चीजें, कौन सी भैंस कितना दूध दे रही है, कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, कौन कितने दिनों में बच्चा पैदा कर रही है, ये सारी चीजें तो केवल एक दिन के लिए याद रखनी है ना आपको, है ना। तो इन सारी चीजों को, जितने फैक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली याद होते चले जा रहे हैं उतने याद करते रहिए, लेकिन जो चीजें आप नहीं याद कर पा रहे, आप कमजोर हो जिन चीजों को याद करने में, उनके साथ पंगे मत लिया कीजिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप एग्जाम से 3 महीने पहले अपना पूरा पोटेंशियल लगा के उनको याद भी कर लोगे ना, 2 महीने बाद में फिर से भूल जाओगे, एग्जाम से पहले तो याद करना ही पड़ेगा। बेस्ट मेथड क्या होता है इस चीज का, बेस्ट मेथड इसका हो गया, एग्जाम से 1 महीने पहले उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन 1 महीने पहले पढ़ना शुरू आप तब कर पाओगे जब आप कंटिन्यूस अपनी जो स्टडीज है उन स्टडीज में उन चीजों को अलग छांट रहे हो कि हाँ एग्जाम से पहले मुझे इन इन चीजों को याद करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम से 1 महीने पहले उन चीजों को डेली बेसिस पे, डेली ज्यादा टाइम नहीं देना, 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा देना है, छोटे भाई बड़े भाई या किसी फ्रेंड को पकड़ लो, उनको बोलो इसमें से मेरे से पूछ लिया करके कुछ चीजें, ठीक है, उनसे कुछ कुछ चीजें पूछ लिया करोगे, इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा। डेली इस तरीके से आधा घंटा निकालोगे ना सेम ही चीज की प्रैक्टिस करने में, अच्छे से याद हो जाएगी सारी चीजें, रखनी तो एक ही दिन याद है, ठीक है, बाद में कौन पूछ रहा है आपसे, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन उस एक दिन याद रखने के लिए आपको कम से कम 1 महीने उसकी रिहर्सल करनी पड़ेगी। हाँ जी,
क्या बोला गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, होगा कहाँ, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा, उसके बाद में क्या बन गया, पायरुविक एसिड। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये वाला साइकिल चलेगा। ठीक है, साइकिल नहीं, ये वाली प्रोसेस चलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रक्ट जो होगा वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, हम ये चीज पहले से जानते हैं। पायरुविक एसिड जो होगा वो है तो ऑक्सीडाइज, लेकिन वो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड है, ये चीज हम पहले से जानते हैं। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन की एब्सेंस होने के कारण NaDH2 बने हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस में NaDH2 बनते हैं ना, डेफिनेटली बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। वो NaDH2 फिर से रीऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं क्या, एक था NaD और दूसरा क्या था, NaDH2। ठीक है, तो हो क्या रहा था, NaD का रिडक्शन हो रहा था इसमें, NaD का रिडक्शन हो रहा था, और इसके पैरेलल जो रिएक्शन चल रही थी वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना। इसके साथ में जो रिएक्शन चल रही थी वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इसका रिडक्शन हो गया, यानी NaDH2 के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। इस चीज को आप वही, अब जो मैं चीजें रिलेट कर देता हूँ ना, वो चीजें डेफिनेटली वहां पे बार बार फिट बैठती है। जैसे अपने ने यहाँ इस चीज को क्या बोला था, इस चीज को बोला था वही आपका एक टिफिन बॉक्स। ठीक है, आपने क्या किया, किसी दोस्त को टिफिन दे दिया और उसको भेज दिया। अब वो टिफिन जब तक फ्रेंड के पास पड़ा रहेगा तब तक आप उस टिफिन को दोबारा काम में थोड़ी ले सकते हो। ठीक है, यूं मान लीजिए इस चीज को कि एक बच्चा है, वो मंडे टू सैटरडे स्कूल जाता है अपना टिफिन लेकर के, लेकिन संडे वाले दिन वो स्कूल नहीं गया, और आपने क्या किया, उसी बच्चे के टिफिन में किसी परिचित को, किसी मित्र को कुछ खाना भेज दिया। आपने कुछ स्पेशल डिश बनाई संडे को और अपने बच्चे के टिफिन में भेज दिया, ये सोच के कि शाम को तो टिफिन वापस आ ही जाना है, मंडे को ले जाएगा मेरा बच्चा फिर से। लेकिन क्या हो, अगर वो टिफिन वापस आए ही नहीं, तो फिर मंडे को आपका बच्चा क्या लेकर के जाएगा, है ना। वो कंडीशन खराब हो जाएगी वहां पे। उसी तरीके से यहाँ क्या हो गया, जो NaDH2 बना है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़े हुए हैं। इसका रीऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ऑक्सीजन तो ले ही नहीं रहे ना अपने, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, नन्ना नन्ना। ओके, आगे देखिए बाद में क्या हुआ, जो ऑपरेशन, जो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, मतलब अपने को खाली बर्तन नहीं मिल रहा, अपने ने एक बर्तन में पैक कर दिया, सामान भेज दिया, वापस से बर्तन नहीं आएगा तो घर से कितने टाइम तक अपने बर्तन देते रहेंगे, 5-6 दिन देंगे, उसके बाद में घर में बर्तन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फॉर ऑपरेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमें तो NAD की जरूरत पड़ती रहेगी ना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप है, उसके अंदर हमें तो खाली बर्तन चाहिए ही चाहिए। अब हम हाइड्रोजन को दे किसे भाई, हाइड्रोजन को कोई रिसीव करने वाला ही नहीं है, कोई एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं, तो हम हाइड्रोजन को देंगे किसको, हाइड्रोजन को देंगे नहीं तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कैसे चलेगा, मामला गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती रहेगी NAD की। ठीक है, हमें फिर से NaDH2 को खाली करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, और क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ले नहीं रहे, इसलिए सिंपल मेथड से तो होगा नहीं, फिर कैसे होगा, तो इसकी सप्लाई करना बहुत जरूरी है। सप्लाई करने के 2 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि 2 मुख्य तरीके, केवल 2 तरीके नहीं है, तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य 2 ही है इनमें से। पहला हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो गया, ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड में बदल गया, पायरुविक एसिड से चेंज हो गया आपके लैक्टिक एसिड में। जब ये लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ उस टाइम इसके हाइड्रोजन को यूज कर लिया गया लैक्टिक एसिड के सिंथेसिस में, इसके हाइड्रोजन को, NaDH2 के हाइड्रोजन को यूज कर लिया गया लैक्टिक एसिड के निर्माण में, और NaDH2 से NAD हमें फिर से मिल गया और NAD को भेज दिया गया ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन चलती रही। यहाँ पे क्या हो गया, एल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वही ग्लूकोज था आपके एंजाइम की सहायता से चेंज हो गया किसके अंदर, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन और हाइड्रोजिनेज हुआ तो बन गया एसिटाल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड में देख सकते हो आप CHO ग्रुप रहता है, एसिड में देखिए COOH ग्रुप रहता है। ठीक है, एल्डिहाइड से ये क्या बदल गया, किसमें बदल गया, एथेनॉल में, 2 कार्बन के एथेनॉल में बदल गया, एक दो CO2 मॉलिक्यूल इसने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए। ठीक है, और ये क्या बन गया, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, एक एल्कोहल है, और इसमें क्या रहेगा, OH ग्रुप इसके साथ जुड़ा रहता है हमेशा। OH ग्रुप इंडिकेट करता है किसको, एल्कोहल को। तो यहाँ भी क्या होगा, इनके निर्माण में एल्डिहाइड से एल्कोहल के निर्माण में क्या कर लिया जाएगा, NaDH2 के 2 हाइड्रोजनों का उपयोग कर लिया जाएगा और NAD को वापस से इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। इतनी बातें हो गई। अब इन सारी चीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होगा।
लैक्टिक एसिड में हमारे पास ग्लूकोज था, डेफिनेटली इसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, 2 एटीपी बने। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया गया नेट, नेट क्यों, 4 एटीपी बन रहे थे, 2 एटीपी काम में लिए जा रहे थे, बने कितने टोटल, 2। ठीक है, 2 एटीपी बने टोटल नेट, और हमें मिल गए 2 पायरुवेट। अब मैं ये चीज एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, हम इसे या तो पायरुवेट बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 बन गए पायरुवेट। अब इन 2 पायरुवेट को ऑक्सीजन है नहीं, आगे एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर नहीं सकते, केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ जो NaDH2 बना था वो NaDH2 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, और जब पायरुवेट से लैक्टेट का निर्माण होगा तो ये हाइड्रोजन जो होंगे वो हाइड्रोजन लैक्टेट फॉर्मेशन में दे दिए जाएंगे। NAD पॉजिटिव फिर से आपका फ्री हो गया, NAD पॉजिटिव को फिर से ग्लाइकोलाइसिस में भेज दिया गया, इससे ये सारा साइकिल चलता रहा। लेकिन एक बात बताना मुझे कि हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, हमें 2 एटीपी का फायदा हुआ। ठीक है, NADH बना, लेकिन वो बैंक में जा नहीं पाया, वो बैंक में जा नहीं पाया। अब फिर से अपना वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, इस चीज को सुनना और समझना। मैंने आपको हमेशा बताया एटीपी को कंसिडर करना कैश, और एनएडी को कंसिडर करना या फिर NADPH2 को कंसिडर करना चेक। ठीक है, हुआ क्या, आप चेक लेकर के गए तो हो, सॉरी आप चेक बैंक में ले ही नहीं पाए, ले जा ही नहीं पाए। चेक पे जो डेट डाली होती है, जैसे मैं आज की डेट अगर चेक पे डाल देता हूँ तो आज की डेट के 3 महीने बाद में, आज की डेट के 3 महीने बाद में वो चेक वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, आप जो डेट डाली गई है उस डेट से 3 महीने तक उस चेक को पास करवा सकते हो, उसके बाद में आप उस चेक को क्लियर नहीं करवा सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ मान लीजिए कि आप एक गांव में रह रहे थे, आप एक गांव में रह रहे थे और गांव से शहर जाने के लिए 3 महीने तक कोई साधन ही नहीं आया, लॉकडाउन लग गया 3 महीने का, कोई व्हीकल ही नहीं आया, शहर जा ही नहीं पाए। शहर जा नहीं पाए तो चेक हमारे पास ही पड़ा रह गया, चेक हमारे पास ही पड़ा रह गया तो उसको कैश करवा ही नहीं पाए। चेक को कैश नहीं करवा पाए तो इसके अंदर जितने भी अमाउंट थी वो अमाउंट तो सारी वेस्ट होगी। ठीक है, अमाउंट तो सारी वेस्ट होगी, लेकिन अब इसी चेक को लेकर के थोड़ी बैठे रहेंगे, कुछ जाएगा तो ही तो नया आएगा ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमने ये वाला चेक फाड़ के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया, फिर से काम पे गए, फिर से चेक आया, और इसी तरीके से चलता रहा साइकिल सारा का सारा। ठीक है, इसी तरीके से सारी की सारी प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ हो क्या रहा है, मोटा मोटा हमें NAD पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्यों रिक्वायरमेंट है, ताकि ग्लाइकोलाइसिस चलता रहे, हमें 2 एटीपी मिलती रहे कम से कम। इसको आप मान सकते हो, कई बार वो गरीबों का शोषण करते हैं ना, मजदूरों का शोषण करते हैं, बंधुआ मजदूरी वगैरह करते हैं, उनको बहुत कम सैलरी दे देते हैं और मजबूर कर देते हैं उनको कि वो उन्हीं के यहाँ जॉब करते रहें। तो वो वाली कंडीशन मान सकते हो कि उनको एक तरीके से पैसा दिखा भी दिया लेकिन उनको दे भी नहीं रहे। यहाँ पे इनको बोल दिया चेक दिया था ना तुझे, लेकिन अब ये कैश ही नहीं करवा पा रहा, तो मतलब चेक दिया ना दिया एक ही बराबर है, और ले दे के 2 टाइम की रोटी इससे आ रही है इनके। तो यहाँ क्या हो गया, केवल 2 एटीपी का फायदा हो रहा है। लेकिन ये बंधुआ मजदूर क्या करेगा अगर ये नहीं करेगा, तो यहाँ पे 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है, अगर ये नहीं करेगा, चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा बाकी की अमाउंट, यानी मान लो कि एक दिन में 1000 रुपए की इसकी इनकम हो रही है, तो 1000 में से 100 रुपए तो इसको कैश दे रहे हैं, बाकी 900 का चेक दे रहे हैं। 900 रुपए ये विड्रॉल नहीं करवा सकता, लेकिन ये मना भी नहीं कर सकता इस काम को करने से, फिर इसे 100 भी नहीं मिलेंगे, 100 नहीं मिलेंगे तो फिर खाना नहीं खा पाएगा, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी मजबूरी है, इसको काम यही करना पड़ेगा। अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा इसको यहाँ से। ओके, आगे देखिए दूसरी प्रोसेस क्या हुई यहाँ पे, एथेनॉल की। क्या हुआ, ग्लूकोज 2 पायरुवेट में चेंज कर दिया गया, यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस चला, वही 2 एटीपी बन गए, वही आपके NADH2 बन गया। अब क्या हो गया, इसको यहाँ भेज दिया गया, क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए गए। ठीक है, यहाँ ये जो पायरुवेट था वो 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन के पायरुवेट में से एक एक कार्बन को, क्योंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं ना, तो 2 में से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया गया, 2 एसिटल्डिहाइड बन गए जो 2 कार्बन वाले थे। ठीक है, 2 कार्बन वाले एसिटल्डिहाइड से बाद में एथेनॉल का प्रोडक्शन कर लिया गया, जो भी क्या था, 2 कार्बन का था। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, C2H5OH या फिर एथिल अल्कोहल। ठीक है, और क्या हो गया, ये जो चेक था उस चेक को फाड़ के फेंक दिया और कहते ठीक है जी वापस करो काम पे, और ये NAD पॉजिटिव वापस से आता रहा। उसी तरीके से आपके शरीर में भी क्या होगा, आपके शरीर में जो मसल सेल्स होंगी उन मसल सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में पायरुविक एसिड तक पहुंच गई सारी प्रोसेस, आपको 2 एटीपी मिल गए, सांप अभी भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, सांप
अभी भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो कहेगा और ग्लाइकोलाइसिस चलाओ। आप कहोगे सर ग्लाइकोलाइसिस तो चला दें, लेकिन उसकी वजह लेकिन ग्लाइकोलाइसिस चलाने के लिए हमारे पास एनएडी कहीं है कहाँ? आप कहोगे नहीं है तो यार बना लो, कहीं से पैदा कर लो। वो कहेगा एनएडीपीएस तो मैं उत्पन्न कर लेता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ये ध्यान रखना। लैक्टिक एसिड बन गया फिर आपके पैर दर्द करने लग जाएंगे, क्योंकि एसिड बन गया तो एसिड से तो दर्द ही होगा ना, जलन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो आपके पैर दर्द करेंगे। आप कहोगे कोई बात नहीं यार, मैं घर पे जाके ना पैरों की मालिश कर लूंगा, अभी तो सांप से बचा ले, बन जाने दे लैक्टिक एसिड। ठीक है, उपलब्ध कर ले तू एनएडी पॉजिटिव को, ताकि ग्लाइकोलाइसिस चलता रहे, 2 एटीपी मुझे मिलती रहे, सांप से बच जाऊं मैं। ठीक है, समझ गए ना आप सारी चीजों को? तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मैंने वहां पे बोला था कि 2 इंपॉर्टेंट मेथड है इस चीज के, लेकिन यहाँ देखिए पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन, या फिर बोल सकता हूं मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से ये ऑर्गेनिजम्स होंगे अलग अलग। जैसे प्रोपिनियोबैक्टीरियम है, एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, और इस तरीके से सारे के सारे हो गए, ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है, विनेगर, सिरका जिसे आप बोलते हो, अचार वगैरह के अंदर डालते हो, वो वाली चीज। एसीटोन आइसोप्रोपेनल, जिसे नेल पॉलिश रिमूवर भी आप बोल सकते हो, या फिर थिनर बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो वो हो गया CO2 और एथिनॉल। ठीक है, इनका क्या है, कोई शराब वगैरह बनाने में काम में लिया जा रहा है। लैक्टिक एसिड, उसके अलावा CO2 या प्रोपियोनिक एसिड, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रकृति में बहुत रेयर है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में बात करूंगा तो मसल सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम वाली सेल्स हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनको नेसेसरी है एरोबिक रेस्पिरेशन। होपफुली यहां तक आपको बातें समझ में आ चुकी है। अब उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपने एरोबिक रेस्पिरेशन पे, लेकिन अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आप अपने दिमाग में क्या इमेज बना लीजिए। आप अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए कि आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके 2 टाइप पढ़े, एक आपने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा आपने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले उसमें आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आपने फर्मेंटेशन या फिर ये सारा पढ़ लिया। यहाँ पे आपका खत्म हो गया क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन था, यहाँ ये आपका खत्म हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने के बाद में अब हम फिर से पहुंच गए पायरुविक एसिड पे। अब हम फिर से कहाँ पहुंच गए, पायरुविक एसिड पे। पायरुविक एसिड का एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि अब क्या हुआ जब ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड मिल गए, बन गए। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या था, 2 आपके पायरुविक एसिड, उसके अलावा आपको 4 एटीपी मिल रहे थे, उसके अलावा 2 NADH2 मिल रहे थे, और आपको 2 एटीपी का नुकसान भी हो रहा था। तो ये सारे प्रोडक्ट आपके थे फाइनली किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में बात करेंगे कि क्या होगा अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो बात करते हैं। हाँ जी, स्लो ऑक्सीडेशन होगा और इसके अंदर 6 स्टेप्स होंगे। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो 6 ऑक्सीडेशन के स्टेप्स बोले जा रहे हैं वो ग्लाइकोलाइसिस भी इंक्लूड करेगा। ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जहां पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे। स्लो ऑक्सीडेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि सारे के सारे हाइड्रोजन एक साथ रिलीज नहीं किए जाते, 6 अलग अलग स्टेप्स में रिलीज करते हैं। हर स्टेप में 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, हर स्टेप में 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। कैसे, NAD था वो कन्वर्ट हो रहा था NADH2 में, NADH2 में, तो ये हो गए ना 2 हाइड्रोजन रिलीज। ये NADH2 में रिड्यूस कैसे हुआ, जब जो आपके सबस्ट्रेक्ट थे उन सबस्ट्रेक्ट ने 2 हाइड्रोजन रिलीज किए। अब सबस्ट्रेक्ट को क्या पड़ी है भाई 2 हाइड्रोजन रिलीज करने की, उसको ये पड़ी है कि किसी सबस्ट्रेक्ट के पास में बहुत ज्यादा फॉस्फोरस आकर के जुड़ गया। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का कोई सबस्ट्रेक्ट था, इसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरस आकर के जुड़ गया, इसने अपने जो बाकी सदस्य थे उनको ट्रांसफर कर दिया पहले और दूसरे कार्बन पे। ठीक है, लेकिन क्या हो दूसरे पे भी पहले पे भी फॉस्फोरस आकर के जुड़ गया। अब वो कहेगा कि यार अब तो ना एस तो बहुत ज्यादा हो गया, चार्ज बहुत ज्यादा आ गया, अब तो किसी ना किसी को घर से जाना ही पड़ेगा, अब तो बैलेंस बनाने के लिए किसी ना किसी को घर से जाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन वगैरह को ये जाने को कहेगा नहीं, ये कहेगा हाइड्रोजन को कि चलो यार हाइड्रोजन आप ही निकल लो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा खुद के स्थायित्व के लिए। ओके ना, तो इस तरीके से क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज किए जाएंगे, लेकिन ये हर एक अलग अलग स्टेप में किए जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस में केवल एक स्टेप होता है जहां पे आपके ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन रिलीज किए जाएंगे। ठीक है ना, 6 अलग अलग स्टेप्स में रिलीज किए जाएंगे, हर स्टेप में 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप एक बार था, लेकिन एक स्टेप को कितनी बार परफॉर्म किया गया, 2 बार परफॉर्म किया गया। एक बार एल्डिहाइड के द्वारा,
एक बार कीटोन आइसोमराइज होकर के एल्डिहाइड बना लेगा, PgAl बना लेगा DHAP से, DHAP PgAl बना लेगा और PgL से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। तो एक स्टेप, लेकिन एक स्टेप कितनी बार परफॉर्म किया जाएगा, 2 बार परफॉर्म किया जाएगा। 2 NADPH2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और टोटल हाइड्रोजन कितने रिलीज किए जाएंगे, 4 हाइड्रोजन रिलीज किए जाएंगे। इस चीज को समझना, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। हाँ जी, आगे देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के। अब बात करते हैं, पहला स्टेप हो गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हथौड़ा लेकर के ना ग्लूकोज को तोड़ना है सबसे पहले हमें। ठीक है। अगर आपसे बात की जाए खाने के बारे में बात की जाए, तो आप क्या करते हो खाने का, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, खाना पकाओगे, पकाने के बाद में खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे। ठीक है। तो रोटी लेते हो आप, पूरी रोटी एक साथ खा लेते हो क्या, बाइट्स लेकर के खाते हो ना, छोटी छोटी बाइट्स। सबसे पहले तो आपने तोड़ लिया, फिर उसके आपने हाथ से तोड़ लिया, उसके बाद में आपने जैसे उसे चबाया तो आपके दांतों ने उसे और छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। फिर वहां से वो कहाँ पहुंच गया, आपके स्टमक में पहुंच गया, अमाशय में पहुंच गया। अमाशय में जैसे ही पहुंच गया तो वहां पे एसिड होता है, आप सारे जानते हो। एसिड में वो गल गया तो उस और छोटे टुकड़ों में टूट गया। और छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद में वो फूड पहुंचा कहाँ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, छोटी आंत और बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत में उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, क्या, न्यूट्रिएंट्स को, और आपके वाटर जो भी था उसके अंदर, उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया गया वहां से, और बचा हुआ वेस्ट था उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस रह गई वहां पे। ब्रेकडाउन तो वहां भी हो रहा है ना, खाने को तोड़ा तो वहां भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी तोड़ा जाएगा। सिमिलर चीजें हैं सारी की सारी, बस हल्का फुल्का फर्क है, बाकी सिमिलर चीजें हैं। आप किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, जो भी नेचर का हिस्सा है वो। और नेचर का हिस्सा क्या है, हर एक सिंगल चीज ही नेचर का हिस्सा है। हम सब के सब इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। टेक्नोलॉजी भी नेचर से ही इंस्पायर्ड है। आगे देखते हैं। हाँ जी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते रहेंगे, लेकिन ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, स्लोली स्लोली करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। हम खाना खाते हैं एक साथ थोड़ी करते हैं, मिक्सी में पीस लेंगे। रोटी को, सब्जी को एक साथ, दही वगैरह, घी वगैरह, जो भी आप खाना खाते हो, आप डाइट लेते हो, उन सारी चीजों को मिक्सी में पीस लिया, मिक्सी में पीस कर सीधा पी लिया उनको। ऐसे थोड़ी होगा, मैनुअली करना पड़ेगा ना सारा काम। हाथ से आपने बाइट तोड़ी, फिर आपने दांतों से चबा करके और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया, फिर आपके स्टमक में पहुंचा, वहां पहुंच के फिर से वो और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ। प्रोसेस वाइज ही होगा सारा। उसी तरीके से यहाँ भी स्लो ऑक्सीडेशन होगा, स्लो ब्रेक डाउन होगा, धीरे धीरे तोड़ते रहेंगे अलग अलग चरणों में। पहला चरण क्या था, हमने पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से हमने ग्लूकोज को कितना तोड़ दिया, नाम से पता लग रहा है, ग्लाइको, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, और लाइसिस यानी टूटना, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है। तो ग्लूकोज को यहाँ हमने कहाँ तक तोड़ लिया, पायरुविक एसिड तक तोड़ लिया। ठीक है। एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल था, उसको 2 पायरुविक एसिड तक हमने तोड़ लिया। अब वो 2 पायरुविक एसिड को हम लिंक में प्रवेश करवा देंगे और कुछ और तोड़ लेंगे। फिर उसको क्रेब्स साइकिल में एंटर करवा देंगे और फिर बिल्कुल ही तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, C6H12O6 जो था उसको इतना तोड़ देंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। उसको इतना तोड़ देंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। अब ऑब्वियस है ना, आपको बहुत तोड़ दिया, इससे ज्यादा तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है। हाँ जी। तो क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज करते जाएंगे, C6H12O6, देखना इसको, C6H12O6 कन्वर्ट किया सी आपके CO2 में, तो क्या हाइड्रोजन तो सारे रिलीज करवा दिए ना इससे। कोई हाइड्रोजन बचा है इसमें, 6 मॉलिक्यूल रिलीज किए जा रहे हैं, क्या कोई इसके अंदर बचा है, नहीं बचा। ओके, आगे देखिए क्या बोला गया, ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से, लिंक और क्रेव साइकिल के माध्यम से। पढ़ लेते हैं सारी चीजें। क्या बोला गया बाद में, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑल हाइड्रोजन्स। अब क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना, जो चेक है आपके क्या, NADH2 NADH2 ही बनेंगे, हाइड्रोजन रिलीज किए जाएंगे। उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, उनको एक्सेप्ट करेगा अपना NAD उनको एक्सेप्ट करके बनाता रहेगा NADH2। अब ये जो चेक हमारे पास इकट्ठे हो गए, इन चेक का हम क्या करेंगे, फाइनली सारा काम धाम निपटा करके, ठीक है, यूं मान लीजिए मेरे घर पे लेबर लगे हुए हैं और मैंने उनको पेमेंट कर दिया, पेमेंट मैंने उनको कर दी चेक के फॉर्मेट में। तो चेक के फॉर्मेट में पेमेंट कर दी, तो अब लेबर को खुद को जाना पड़ेगा बैंक में उस चेक को कैश करवाने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि लेबर तभी जा सकता है चेक को कैश करवाने जब मेरे घर पे काम कंप्लीट कर लेगा। काम बीच में छोड़ के मैं उसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं पगार दे रहा हूँ भाई तुझे, मैं क्यों जाने दूंगा काम बीच में छोड़ के तुझे। तेरे को चेक कैश करवाना है तो कैश करवा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले मेरा काम खत्म करके जा। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, जो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बन रहे हैं वो एक बार वेट करते रहेंगे, लिंक में जो NADH2 बनेगा वो भी वेट करता रहेगा,
क्रेव साइकिल में जो NADH2 बनेगा वो भी वेट करता रहेगा। बाद में ये सारे के सारे सबसे फाइनली लास्ट स्टेप के अंदर बैंक में जाएंगे दौड़े दौड़े, और बैंक में जाकर के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कहेंगे कि अब फटाफट से हमें पैसा आन दो। पैसा यानी एटीपी, क्योंकि इसकी करेंसी क्या है, एनर्जी की एटीपी होती है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी। जो आपके रेस्पिरेशन के लिए जो बैंक काम में लिया जाएगा NADH2 का जो बैंक है, उस बैंक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर क्या, ETS। ठीक है ना। इतनी बातें होपफुली आपको समझ में फिलहाल आ गई होंगी। कुछ एक बातें आपको कंफ्यूज कर दी है, तो वो बातें जब हम पढ़ेंगे सारा टॉपिक उस टाइम आप समझ जाओगे और अच्छे से। ठीक है, वरना रिवाइज करना है इन्हीं लेक्चर्स को एक बार लेने के बाद में और अच्छे से समझ जाओगे। हाँ जी, अब थोड़ी आउटलाइन के बारे में बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। हुआ क्या, आप इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ आया ग्लूकोज, यहाँ आया ग्लूकोज। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज दिस। सबसे पहले बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये बाउंड्री है, किस चीज की बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री है। ठीक है, किसकी बाउंड्री, कोशिका की। बाहर से ग्लूकोज आया। अब आप कहोगे सर ग्लूकोज बाहर से कहाँ आता है, कोशिका के तो अंदर ही होता है ना ग्लूकोज। अंदर कैसे होगा भाई, क्योंकि कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट ही तो खाना बनाएगा। अब भैया ये जरूरी थोड़ी है कि ये मीजोफिल सेल्स ही है, एंड एपिडर्मिस सेल्स होती है उनके अंदर तो नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करेगी, डेफिनेटली वो भी रेस्पिरेशन करेगी। तो वो ग्लूकोज कहाँ से लेगी, ऑब्वियस है वो ग्लूकोज दूसरी सेल्स से लेंगी, यानी बाहर से लेंगी। रूट सेल्स होती हैं वो करती है ग्लाइकोलाइसिस, वो करती है फोटोसिंथेसिस, नहीं करती वो भी फोटोसिंथेसिस। वो ग्लूकोज कहाँ से लेंगी, बाहर से लेंगी। वहां तक ग्लूकोज आएगा कैसे, फ्लोएम ले आएगा जी, है ना। तो यानी ग्लूकोज को बाहर से लिया जाएगा, लेकिन ये भी 100% सत्य नहीं है कि हर केस में बाहर से लिया जाएगा। हो सकता है ग्लूकोज स्टोर करके रखा हुआ हो सेल्स के अंदर पहले से ही, ठीक है ना। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना हमें इस चीज के बारे में, ग्लूकोज अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी। मेसोफिल सेल्स होती तो बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं थी, अंदर इसके क्लोरोप्लास्ट होता, वही साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है ग्लूकोज को। ठीक है ना, समझो इस चीज को, हर चीज को समझते हुए चलो। हर चीज का मतलब होता है, बेफालतू में कोई चीज नहीं होती। हाँ जी, ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज को मान लो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स नहीं, हम किसी और रैंडम सेल्स की बात कर रहे हैं जो बाहर से ग्लूकोज ले रही है। ठीक है, हमने एक बार सिचुएशन क्रिएट कर ली है, बाहर से ग्लूकोज को लिया गया। अब ऑब्वियस है कि सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज एंट्री करेगा, सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसके सामने गेट लेकर के बैठा हुआ क्या। जैसे ही उसने सेल मेम्ब्रेन का दरवाजा खोल के कोशिका के अंदर प्रवेश किया, माइटोकॉन्ड्रिया कहता कि आ जाओ फटाफट से। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी फ्रेंड के पास जाना है और फ्रेंड रहता है मेरा गंगानगर में। ठीक है, तो मैं बाय बस या बाय कार या कैसे भी जाऊंगा, तो पहले मुझे उस शहर में जाना पड़ेगा। शहर में जाने के बाद में मैं उस शहर के कौन से वार्ड, कौन सी कॉलोनी में मेरा फ्रेंड रह रहा है, उसके घर पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ, ग्लूकोज जैसे ही सेल में एंटर की, वो कहाँ पहुंच गई, साइटोप्लाज्म में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, साइटोप्लाज्म में पहुंच गई। अब इस ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में हमने फटाफट से क्या कर दिया, ग्लाइकोलाइसिस कर दिया। ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस हो गया। तो आप एक बात समझ गए कि ग्लाइकोलाइसिस की साइट कौन सी होगी, कौन सी जगह पे साइट ग्लाइकोलाइसिस होगा। इसे हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म या फिर क्या, हाइलोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं यहाँ से कि ग्लाइकोलाइसिस की साइट कौन सी होती है। अब हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन गया, 2 एटीपी बन गए। 2 एटीपी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं बने तो 4 है जी, लेकिन 2 का खर्चा हो गया, खर्चा काट के 2 एटीपी बन गए। वर्ड यूज कर सकते हैं हम नेट और ग्रोस। ग्रोस बोलूंगा तो 4, नेट बोलूंगा तो 2। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ इस जगह ना क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी डिपेंड करेगी। अब ये बात आपको अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा जब अपने ईटीएस कंप्लीट कर देंगे, एनर्जी बजटिंग कर जाएगा ना, उस टाइम समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एटीपी वाले क्वेश्चन में। हाँ जी, आगे देखिए। फिर क्या हुआ, इसके साथ साथ ये क्या कर रहा था, NADH2 भी बना रहा था। वो NADH2 को क्या कर लिया जाएगा, अब इसको 2 भागों में बांट दीजिए। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बन गया। यहाँ जो ग्रीन लाइन लिखी हुई है, ग्रीन लाइन को एक बार हटा दीजिए, आप केवल ध्यान दीजिए किसकी तरफ, रेड लाइन की तरफ। अब रेड लाइन में क्या हुआ, रेड लाइन में है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही इस टाइम, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पे दोनों ही दिखा दिए गए इमेज की सहायता से, अच्छी बात है ये। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या होगा, ये पायरुवेट जो होगा उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर लेगा, कोशिका के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा कोशिका से। लेकिन एक टाइम के लिए तो कोशिका में बन गया ना, उसी चीज की वजह से आपको इरिटेशन फील होगी, लेकिन क्योंकि उसे बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए आपको थोड़े टाइम बाद में आराम भी महसूस होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन होगा तो NADH2 होगा, उसको फिर से NAD पॉजिटिव के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। NAD पॉजिटिव फिर से ग्लाइकोलाइसिस को अवेलेबल होता रहेगा, ये साइकिल अपना चलता रहेगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल,
ऑक्सीजन अगर अवेलेबल होगी तो वही सेम पायरुवेट जो इधर जाने वाला था वो कहेगा नहीं भी अब मैं तेरे पास क्यों आऊं, अब तो अपन जाएंगे आराम से शाही महल में। ठीक है, ये चला गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और साथ साथ किसको ले गया, NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था उसको भी कहेगा तू भी आ जा। ठीक है, दोनों निकल लिए। ओके, यानी अब इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस के बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन की जब भी बात होगी तो आप ये तो भूल जाना कि इसकी साइट साइटोप्लाज्म होगी, क्योंकि हम समझ गए साइटोप्लाज्म से तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गए अपने। तो साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल या फिर ETS या फिर अपने एक और पढ़ेंगे अभी पे लिंक पढ़ेंगे या डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे एक और स्टेप, उन सबकी साइट क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। उन सबकी साइट क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। इस चीज को अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बात और भी बताऊंगा इसमें आगे, सुनते रहो बस। हाँ जी, क्या हुआ एक बार समरी देख लेते हैं। ग्लूकोज आया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, NADH2 बनाया, ATP बनाया, पायरुवेट बना, पायरुवेट जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, अब उसने एसिटिल कोएंजाइम A बनाया। तो ये इतनी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होगी आपके लिंक की। ठीक है, इसने एसिटिल कोएंजाइम A बना लिया, बाद में इसने चला लिया TCA साइकिल, TCA या फिर मैं बोल सकता हूँ क्रैब साइकिल, इसने चला लिया क्रैब साइकिल। और फिर से इसने क्या बना दिया, NADH2, यहाँ भी इसने NADH2 बना दिया। और इनका क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा किसके अंदर, बैंक के अंदर। सबसे लास्ट में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये वाले का, ये वाले का और ये वाले का यूज कर लिया जाएगा। यूज क्या कर लिया जाएगा, इनको चेक को कैश करके दे दिया जाएगा, ATP रिलीज करके दे दी जाएगी इनकी। ठीक है, लेकिन बशर्ते आप काम पूरा कीजिए। अगर आप काम पूरा नहीं करोगे ना, अगर काम पूरा नहीं करोगे तो जो मैंने आपको चेक दिया है उस चेक को मैं बैंक में फोन करके कैंसिल भी करवा सकता हूँ। अब आपका चेक क्लियर नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान रख लेना, समझ गए ना। यानी जो ETS है वो सबसे लास्ट की स्टेज है, काम पूरा होने के बाद में पेमेंट है, अधूरे काम की कोई पेमेंट नहीं होती। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। इस इमेज की सहायता से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, एक तो आप सिस्टमेटिक तरीके से सारी की सारी प्रोसेस समझ जो कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा और किस तरीके से होगा। फिर जो पायरुवेट होगा वो एंटर करेगा, फिर इसमें ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी, सारी ये बातें समझ लो। उसके अलावा ATP प्रोड्यूस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए जाएंगे। कौन बाहर निकालेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकालेगा। ये चीजें आप समझ लो। ये मेरा इस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों तक डिलीवर करने का उद्देश्य था। अब आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने वाली चीजें हैं, फिर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ने में भी और मजा आएगा। हाँ जी, लाइट एनर्जी हुई, सूरज से आ रही है, क्लोरोप्लास्ट ने रिसीव की, सारे लोग समझते हो इसे। क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस कर दिया, बना दिया क्या, C6H12O6। क्या है ये, फूड है, प्लस इसके साथ क्या बना दिया, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज चाहिए, यही तो दोनों चीज चाहिए, यानी क्लोरोप्लास्ट से वो फिर से कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ने फिर से उससे क्या बना दिया, रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर दिया। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, ये और ये तीन चीजें तो चाहिए। क्लोरोप्लास्ट ने इनको फिर से यूज करके इनमें बना दिया, इनको फिर से यूज करके इनमें बना दिया, साइकिल चलता रहेगा। क्लियर। अगर आपके फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी तो खाना ज्यादा मात्रा में बनेगा, रेस्पिरेशन की रेट कम होगी तो ज्यादा मात्रा में स्टोर होगा। ठीक है, वो वाली कंडीशन होगी। लेकिन इस एक कंडीशन, जिस कंडीशन में ऑक्सीजन जितना बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जितना बन रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो उस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल इक्वल है जी। जो नुकसान पहुंचा रहा है वो फायदा कर दिया, जितना नुकसान कर रहा है उतना फायदा कर दिया, ना एनवायरमेंट से ले रहे ना दे रहे। ठीक है, वही चीज है, घर में बैठे होते हैं ना, एक स्टेज होती है उनकी, उस टाइम पे कह देते हैं कि घर से कुछ लेते नहीं है लेकिन अपना खर्चा निकाल लेते हैं, बस वही वाली कंडीशन इनके साथ में है कि अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया, बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे। ठीक है, ना उसको नुकसान पहुंचा रहे ना उसको फायदा पहुंचा रहे, न्यूट्रल है उसके लिए। उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, लेकिन हुआ क्या इन सारी प्रोसेस में, हम पागल थोड़ी हैं कि खाना बना रहे हैं फिर उसको बर्बाद कर रहे हैं, फिर उसको बना रहे हैं फिर उसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इनसे हमें फायदा क्या निकल के आ रहा है, ये फायदा निकल के आ रहा है कि हमें केमिकल एनर्जी मिल जा रही है। हम भी तो क्या करते हैं, अब बोलने में देखो कई चीजें होती है ना वो अटपटी लगती है, आप लोग इस तरीके से सोचोगे कैसा टीचर ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जिस दिन आपने साइंस ले ली उस दिन आपको हर चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जो बेकार की आपने अपने दिमाग में एक लेयर बना रखी है उस लेयर को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की जाए तो आप क्या करोगे, आप खाना खाते हो, उसको डाइजेस्ट करते हो, एनर्जी लेते हो और अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देते हो, त्याग देते हो। तो वही वाली कंडीशन आपके साथ भी होगी ना, आप खाना खा रहे हो निकाल रहे हो, खा रहे हो निकाल रहे हो, खाने को नहीं रख रहे अपने, केवल उसमें से एनर्जी को रख रहे हैं। वहां यहाँ भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक है हमारे लिए।
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर दिया इसने, निकाल दिया बाय प्रोडक्ट को, और उसी चीज को फिर से यूज कर लिया जा रहा है इसमें। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो यू कंपेयर कर सकता हूँ कि ह्यूमन एक्सेट्रा जो है उसको डिकम्पोज करने के बाद में जो मैन्योर बन जाएगी उस मैन्योर को बोलते हैं नाइट सॉइल। उसको क्या बोलते हैं, नाइट सॉइल। नाइट सॉइल में न्यूट्रिएंट काफी मात्रा में होते हैं, इसको फिर से आप फील्ड में यूज कर सकते हो। एक अगर आपने मूवी देखी हो, एक एस्ट्रोनॉट था, वो एस्ट्रोनॉट शायद मार्स प्लान, मार्स नाम है शायद मूवी का, उस प्लेनेट पे रह गया था। तो क्या किया, उसके बाकी साथ वाले सदस्य जो भी थे, क्रू मेंबर थे, वो निकल लिए, वो अकेला बच गया। तो उसने काफी लंबे टाइम तक मार्स पे सरवाइव किया था। और किसकी मदद से सरवाइव किया, उसने अपने लेट्रिन को यूज किया एज ए आपके फर्टिलाइजर, और उसके अंदर पोटैटो का कल्टीवेशन किया उसने। ठीक है, देखनी चाहिए आपको, बहुत अच्छी मूवी है। विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से कार्य करना चाहिए, किस तरीके से हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये चीजें सारी की सारी सीखने को मिलेगी आपसे, आपको उससे देखना आप, अगर आपको टाइम मिले तो और इंटरेस्ट हो तो। हाँ जी। तो यहाँ भी क्या हो गया, केवल और केवल केमिकल एनर्जी एटीपी के रूप में एनर्जी मिल रही है, बाकी सारी के सारी प्रोसेस हम कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं। ओके, आगे देखिए। आगे बढ़ने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो इसमें दो लेयर पाई जा रही है, इनर लेयर होगी, आउटर लेयर होगी, सारी की सारी चीजें। ठीक है, जो मार्स मूवी है वो हिंदी डब्ड भी है, आप हिंदी में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स किस चीज को बोलते हैं, अधात्री को बोलते हैं, या फिर इसे मैट्रिक्स के बजाय यहाँ भी स्ट्रोमा बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ भी स्ट्रोमा बोल सकते हैं। और दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस हो गया उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोल दिया। ये अभी तक एक भी नई बात निकल के नहीं आई। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सारी चीजें उसमें होती है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। राइबोसोम्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए भी होता है क्लोरोप्लास्ट में। केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए, ना तो ये नया है इसमें, ना ये सारी बातें नई है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में नया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में नया है क्रिस्टी। किसे बोलते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी बोलते हैं कि भैया ये ना अपनी जो अंदर वाली बाहर वाली सरफेस है, इन सरफेस को फोल्ड करके, इन सरफेस को फोल्ड करके एक संरचना का निर्माण कर लेता है, जिस संरचना को बोलते हैं क्रिस्टी। जिस संरचना को क्या बोल दिया गया, क्रिस्टी। अब फायदा क्या है, क्यों किया फोल्डिंग, एक बार फिर पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये फोल्डिंग इसलिए करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। मैंने आपको क्या बताया इससे पहले कि इस तरीके से ये कितना स्पेस हो गया, लेकिन उसी को मैं इस तरीके से ट्रेवल करूं तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो कम दूरी में कम क्षेत्रफल में भी इसने क्या कर दिया, सरफेस एरिया अपना बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ ये क्रिस्टी का क्या काम होगा, क्रिस्टी का काम होगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने का। एक चीज और बता देता हूं आपको कि जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन सारी की सारी कहाँ पे होती है, हमेशा सरफेस पे होती है। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ पे एसिड डालूंगा, अपने हाथ पे तेजाब डालूंगा, तो तेजाब सबसे पहले मेरी सबसे ऊपर वाली लेयर को ही खराब करेगा जो इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो रखी है। ठीक है ना, एक्सपोज का मतलब क्या हो गया, जो प्रदर्शित है या जो उगड़ी हुई है। ठीक है, जो एक्सपोज हो रखी स्किन है, उसी स्किन को सबसे पहले तेजाब खराब करेगा। उसके बाद में हो सकता है कि अंदर वाली स्किन बाहर निकल के आए, फिर उसको भी खराब करना स्टार्ट कर दे एसिड। या फिर यूं मान लीजिए कि पूरा का पूरा आपने एक एसिड की बोतल ले ली और उसके अंदर ही मुझे डाल दिया, एक एसिड का ही बना लिया, स्विमिंग पूल बना लिया, उसके अंदर मुझे डाल दिया कि बहुत दिन हो गए तुझे। ठीक है, चलो काम तमाम करते हैं आपका, रोज परेशान करते हो, सोने नहीं देते। तो क्या किया, एसिड के अंदर मुझे डाल दिया। अब अल्टीमेटली मैं गल तो पूरा का पूरा जाऊंगा, कंसंट्रेट एसिड काम में ले रहे हो, नफरत पूरी भरी हुई है आपके दिलों में। तो क्या हुआ, गल तो मैं जाऊंगा, लेकिन गलना स्टार्ट कहां से करूंगा, मेरे फेफड़े पहले गलेंगे या मेरी स्किन पहले गलेगी, ऑब्वियसली मेरी आउटर पार्ट पहले गलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन हमेशा सरफेस पे काम करेगी। इसलिए केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए किसी भी ऑर्गन को अपना सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो क्रिस्टी का जो फॉर्मेशन है या मॉडिफिकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो किसके लिए है, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि क्या हो, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा हो पाए। केमिकल रिएक्शन होती कौन सी है इसके अंदर, ऑब्वियस है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपने पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस किसके लिए बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी जनरेशन की या फिर एनर्जी जनरेशन के काम करता है। एनर्जी जनरेशन का काम करेगा तो ऑब्वियस रेस्पायरेशन करेगा, क्योंकि रेस्पायरेशन है जिससे एनर्जी बनाई जा सकती है। ओके ना, तो ये सारी की सारी इतनी बातें हो गई। अब मैं इतना दलिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लास्ट वाली ये हिस्सा रह गया क्रिस्टी का, या फिर ये जो परतें रह गई, इन परतों पे पाया जाएगा एक और आपके स्ट्रक्चर, जिसको अपने क्या बोल देंगे, F1 कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखना, F0 भी बोल सकते हैं कई बार, लेकिन F0 को हटाओ, F1 को ध्यान रखो। क्या बोल सकते हो, F1 कॉम्प्लेक्स। अब F1 कॉम्प्लेक्स पाया कहाँ जाएगा, क्रिस्टी पे पाया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, F1 कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाएगा, क्रिस्टी पे पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था।
इस स्लाइड के माध्यम से केवल दो चीजें बताना चाह रहा था, एक तो क्रिस्टी और एक F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया एरोबिक रेस्पिरेशन में कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद में लिंक होगा, उसके बाद में क्रेब साइकिल होगा, फिर ईटीएस होगा। तो देखो जो ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगी, आप समझ गए। ये बाकी सारी बची हुई प्रोसेस कहाँ पे होगी, ये सारी की सारी प्रोसेस में से लिंक और क्रेब साइकिल जो होगा वो होगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कौन सा भाग हो गया, बीच वाला खाली जगह, ये जो पानी से दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। ठीक है, और ईटीएस की साइट कौन सी होगी, ईटीएस की साइट होगी F1 कॉम्प्लेक्स या फिर क्रिस्टी। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात होगी फिर से यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, और आपको पता भी होना चाहिए। लिंक और क्रेब साइकिल की साइट हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स, लेकिन ईटीएस की साइट कौन सी होगी, ईटीएस कौन सी जगह पे काम करेगा, बैंक कौन सी जगह पे होगा, क्रिस्टी या फिर F1 कॉम्प्लेक्स में। और लिंक और क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में चलता रहेगा, जो अधात्री होगी फ्लड जैसी स्ट्रक्चर, फ्लड जैसा भरा रहेगा अंदर, उसके अंदर चलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी होता है, ये सारी बातें आप पहले से जानते हो। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं अपने कहां से, लिंक से। पहला फेज हमने पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या आएगा, लिंक आएगा। लिंक का मतलब ही क्या होता है, एक को दूसरे से जोड़ना, एक को दूसरे से जोड़ना। तो अगर मैं बात करूंगा इस वाले में, अगर मैं इस वाली इमेज में बात करूंगा तो क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस तक तो कॉमन वे है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस को एरोबिक रेस्पिरेशन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन से जोड़ने का काम कौन करेगा, जोड़ने का काम करेगा लिंक। ठीक है, यही होगा जो ऑक्सीजन होने के बाद में लेकर के आएगा। यूं मान लो कि यहाँ पे खड़ा रहेगा एक बंदा, ठीक है, और यहाँ पे खड़ा रहेगा दूसरा बंदा। ठीक है, क्या होगा, पायरुवेट बन गया। पायरुवेट बनने के बाद में ये बंदे देखेंगे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये वाला बंदा जाएगा पायरुवेट के पास में, कहेगा सर यहाँ आ जाइए। जैसे ही ऑक्सीजन होगी तो ये वाला बंदा दौड़ के जाएगा कि ऑक्सीजन है सर मेरे साथ, चलो उसके साथ क्या पड़ा है, 2 एटीपी मिलेंगे मेरे पास, आओ 40 एटीपी बनाएंगे अपने, है ना, 40 एटीपी बनाएंगे, नेट गेन लेंगे 38 एटीपी का, चलो मेरे साथ आप। तो ये क्या करेगा, पायरुवेट इसके साथ निकल लेगा, और वो जो बंदा होगा वो बंदा कौन होगा, लिंक। ठीक है, वो कौन होगा, लिंक, मीडिएटर होगा दोनों के बीच में। किसके बीच में, पायरुवेट और आपके क्रेब साइकिल के बीच में। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में मीडिएटर होगा कौन, लिंक। ओके, कई बुक्स में लिंक के बारे में नहीं दिया होता, कई बुक्स में केवल आपके डायरेक्ट इसके बाद में जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके बाद में क्रेब साइकिल ही दे दिया होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, होता है लिंक, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कईयों में लिंक नहीं दिया होता, लिंक का पार्ट्स डायरेक्ट आपके क्रेब साइकिल में शो कर देते हैं। जैसे मैं इमेज दिखाऊं आपको, तो यहाँ नहीं है शायद, ये देखिए ये इमेज है, यहाँ पे क्रेब साइकिल तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बाद से क्रेब साइकिल शुरू हो रहा है, लेकिन ये इतना पार्ट जो दे दिया ना, वो इतना पार्ट लिंक का है, वो इतना पार्ट किसका है, लिंक का। कुछ बुक्स में क्रेब साइकिल में एडजस्ट कर देते हैं इसे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको, लिंक डेफिनेटली एक अलग प्रोसेस है। ओके, हाँ जी, फिर से आते हैं अपने लिंक पे। लिंक को आप बोल सकते हो इसी के साथ में डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन हम अच्छे से समझते हैं, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। कहाँ हमने पढ़ रखा है, फोटोसिंथेसिस में हमने खूब पढ़ रखा है इस चीज को। कहाँ, केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिसीवर कौन होगा, रिसीव कर लेगा तो कार्बोक्सिलेशन हो गया। केल्विन साइकिल के 3 फेज थे ना, एक कार्बोक्सिलेशन था, दूसरा कौन सा था, रिडक्टिव फेज थी, और तीसरी कौन सी थी, रीजनरेटिव फेज। तो पहली फेज कार्बोक्सिलेशन क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा था। यहाँ क्या होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा होगा। अगर बात करूंगा लिंक के अंदर, तो लिंक में आकर के जुड़ेगा कौन, पायरुविक एसिड आकर के जुड़ेगा। कितने कार्बन का होता है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का होता है पायरुविक एसिड। 3 कार्बन में से एक कार्बन को मैंने निकाल दिया, कितने कार्बन का प्रोडक्ट बच गया, 2 कार्बन का। यानी लिंक में घुसेगा तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट, लेकिन बाहर निकलेगा वो 2 कार्बन का प्रोडक्ट होगा। अब ये 2 कार्बन का प्रोडक्ट बाद में क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। ठीक है, देखते हैं सारी बातों को वन बाय वन। यहाँ तक देखो चीजों को, मैं आपको ना इतनी चीजें यहाँ से, जो डी कार्बोक्सिलेशन एक वर्ड है, उस वर्ड से मैंने गेस किया है अपने आप से, ये सारी चीजें मुझे नहीं आती, वैसे तो आती थी मुझे, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं आती। मैं यूं एज्यूम करता रहता हूँ कि आप, जो आपका लेवल है वो मेरा लेवल है इस टाइम, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप शब्दों को किस तरीके से देखिए। ठीक है, ये चीज मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन एक वर्ड है, इस वर्ड से हमने इतनी चीजें डिकोड करने की कोशिश कर ली। मैंने आधी इंफॉर्मेशन बोली है कि जो एंटर करेगा वो 3 कार्बन का एंटर करेगा, उसका नाम भी मैंने बोल दिया पायरुविक एसिड है, क्योंकि हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं इसलिए हमें ये चीज नोन है अभी तक। उसके बाद में मैंने ये बोल दिया कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी, लेकिन मैंने इसका नाम नहीं बताया अभी तक क्या है। क्या मुझे इसका नाम पता नहीं है, डेफिनेटली मुझे इसका नाम पता नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको तो नहीं पता ना क्या बाहर निकलेगा।
तो आपको नहीं पता तो इस टाइम मुझे भी नहीं पता, साथ साथ मिलके पढ़ लेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका नाम क्या हो, लेकिन इतनी तो अक्ल हमें होनी चाहिए ना कि डीकार्बोक्सिलेशन को देख के हम ये समझ जाए कि हाँ जी एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गया, तो ऑब्वियस है 3 कार्बन वाले में से 2 कार्बन का बचा होगा। इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए। इतना समझ में नहीं आएगा फिर काम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 2 कार्बन का क्या बचा है, रह क्या गया, उसका नाम ही तो देखना बच गया। एक तो ये अब पढ़ना क्या बच गया कि 3 कार्बन में से 2 कार्बन का क्या बना है। एक तो इसका नाम बता दीजिए, रास्ते में और कोई गड़बड़ियां हो रही है तो वो बता दीजिए, बाकी चीजें हमें समझ में अपने आप आ गई, है ना। देखिए क्या हुआ कि सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके क्रेब साइकिल के लिए। क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। टीसीए साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों ही बोलते हैं किसको, क्रेब साइकिल को। क्यों बोलते हैं बात कर लेंगे आगे वाले टाइम में। क्या बोला गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एरोबिक प्रोसेस फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सही है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने के लिए वायवीय शोषण का पहला चरण यही तो है, ठीक है। अब आप कहोगे पहला चरण तो ग्लाइकोलाइसिस था ना, ग्लाइकोलाइसिस डेफिनेटली था, लेकिन आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वायवीय शोषण के लिए तो पहला चरण यही है। वहां तक तो दोनों कॉमन थे, कॉमन के बाद में अगर देखें तो स्पेसिफिक तो यहीं से शुरू हुई है, ठीक है। अंतर करना तो यहीं से स्टार्ट किया है हमने। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, दिस एंड ऑल सबसीक्वेंट स्टेप्स। अब सबसीक्वेंट स्टेप्स का मतलब क्या हो गया, इसके बाद में ये वाला और इसके आगे वाले सारे के सारे चरण। अब आगे वाले चरण कौन से हैं, फिर से इसने बता दिया, सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि आपके क्रेब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी आपका ईटीएस। ये सारे के सारे सब सीक्वेंस स्टेप्स हो गए। वो होंगे कब, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन तो अवेलेबल होना ही चाहिए, हम समझते हैं इस चीज को। एंड विल टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा हमें बता रहे हो, हम तो ये भी जानते हैं कि लिंक होगा मैट्रिक्स के अंदर और क्रेब साइकिल होगा, मैट्रिक्स में टीटीएस होगा कहाँ, क्रिस्टी में। गड़ा शाना मत बन। आगे देखिए क्या बोला गया, पायरुविक एसिड रिएक्ट्स विद को ए। अब ये को ए क्या है भाई, को ए हो गया को एंजाइम ए, को एंजाइम ए, को एंजाइम ए। अगर बात करेंगे को एंजाइम होती क्या चीज है, को एंजाइम हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। अब किसी दिन अपने एंजाइम पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको बताऊंगा कि नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट क्या होते हैं, व्हाट इज प्रोस्टेटिक ग्रुप, व्हाट इज एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपने। लेकिन वहां फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए कि एंजाइम कौन से नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के, और किसी एंजाइम के अंदर कोई नॉन प्रोटीन भाग होगा उसे बोलते हैं को एंजाइम। तो यहाँ कौन सा आकर के जुड़ेगा, को एंजाइम ए। किसके साथ आकर के जुड़ेगा, ऑब्वियस जो चीज आएगी उसके साथ। आर कौन चीज रही है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के साथ में को एंजाइम ए आकर के जुड़ गया, ठीक है। और क्या हुआ, NAD जो था वो क्या हो गया, डी का सॉरी पायरुविक एसिड रिएक्शन करेगा को एंजाइम ए के साथ में और NAD के साथ में, और क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेटेड होगा। डी कार्बोक्सिलेटेड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। One molecule is carbon dioxide is released and NAD is reduced to NADS2। हम ये चीज समझते हैं NAD तो NAD का काम ही क्या है, वो तो रिड्यूस होने के लिए बैठा है, हाइड्रोजन रिसीव करने के लिए बैठा है। जिस चीज की जहां जरूरत हो रही होगी वहीं पे उसको लिखा जाएगा। यहाँ पे NAD बोल दिया तो हम समझ रहे हैं NAD का काम यही है, NADS2 बना लेना, बना लिया इसने NADS2। हाँ जी, तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल को एंजाइम ए में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, एसिटिल को एंजाइम ए 2 कार्बन का है, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड बन गया। बाद में बोलेंगे क्या कि दिस विल हैपन ट्वाइस। अब ये 2 बार होगा। 2 बार क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक ग्लूकोज मोलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड के मोलिक्यूल बनाता है, एक पायरुविक एसिड और दूसरा पायरुविक एसिड, ठीक है ना। क्यों बनाता है 2 पायरुविक एसिड के, क्योंकि एल्डोलेज एंजाइम क्या कर देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक तो PGAL में तोड़ देगा और दूसरा DHAP में तोड़ देगा। PGAL फाइनली बना लेगा पायरुविक एसिड, DHAP होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा PGAL में और फिर से बना लेगा पायरुविक एसिड। यानी कि एक ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बना लेगा। ओके, तो ये प्रोसेस भी 2 बार होगी। अब क्योंकि एक बार से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, 2 बार से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। एक बार से एक NADPH2 बन रहा है, NADH2 सॉरी, एक बार से एक NADH2 बन रहा है, दूसरी बार से 2 बार से 2 NADH2 बन जाएंगे। तो इतनी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। इसको लिंक बोल देते हैं क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक होता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में, इसलिए इसको लिंक बोल दिया। समझ में आ गई हमें ये बात भी। प्रोसेस जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होगी, क्योंकि मैट्रिक्स में इसके लिए जो भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो सारे एंजाइम अवेलेबल होंगे। क्या होगा, पायरुविक एसिड है, एसिटिल सॉरी पायरुविक एसिड है को एंजाइम ए के साथ और NAD के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, एसिटिल को एंजाइम ए जो 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा,
NADH2 को रिलीज कर देगा। ठीक है, 2 बार चलेगी ये रिएक्शन, ध्यान रखना, ये सेम रिएक्शन 2 बार चलेगी। आप अगर लिखना चाहो तो अपने नोट्स में ये भी लिख सकते हो, 2 पायरुविक एसिड, 2 कोएंजाइम ए, 2 NAD, 2 एसिटिल कोएंजाइम, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH2। ठीक है, जैसा भी आप लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, इजी है। हाँ जी, यहाँ देखेंगे तो क्या हो गया, वही चीजें फिर से होगी। पायरुवेट था, अब मैं पायरुवेट भी बोल सकता हूँ और पायरुविक एसिड भी बोल सकता हूँ। बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि दिमाग में छप जाए आपकी चीजें। हाँ जी, पायरुवेट और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड जानते हैं हम, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड बने, 3-3 कार्बन के बने। यहाँ कहाँ था ये, साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में था। साइटोप्लाज्म से एंट्री पा गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और बना लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल दिया। और इन हाइड्रोजन को बाहर निकाला, जैसे ही हाइड्रोजन बेसहारा हुए, NAD आया भागा भागा कि ऐसे कैसे हाइड्रोजन को बेसहारा हो जाने दूंगा, मैं हूं ना। ठीक है, इसने बाहें फैलाई और बोला मैं हूं ना। ठीक है, तो NAD पॉजिटिव ने 2 हाइड्रोजन को रिसीव कर लिया और बना लिया NADH2। ये NADH2 बाद में काम में ले लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसने हाइड्रोजन का घर बचा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, पायरुवेट जो था उसने एक कार्बन को रिलीज करके, एक कार्बन को हटा करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कोएंजाइम ए को ऐड करके 2 कार्बन का कंपाउंड बना लिया, एसिटिल कोएंजाइम ए। जब एक पायरुवेट का ये सारी प्रोसेस होगी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, एक NADH2 बाहर निकलेगा। 2 पायरुवेट की होंगी तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH2 और 2 ही एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है ना, तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो अपने पंगा लेते हैं क्रैब साइकिल के साथ। प्लीज मैसेज करके बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, आगे देखिए, अब बात करते हैं क्रैब साइकिल के बारे में। अब इसमें टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। क्रैब साइकिल में क्या हो रहा, क्योंकि मेरा ये मानना होता है, लोग कहाँ पे टाइम लगाते हैं, लोग टाइम लगाते हैं क्रैब साइकिल को पढ़ाने में। मैं कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा ये मानना है कि आप बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि बाद में आपको इस टाइप की चीजों में कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं क्रैब साइकिल के बारे में। क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रैब साइकिल क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने दिया। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड इसमें सिट्रिक एसिड बनता है। TCA साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नेचर जो होता है, TCA की फुल फॉर्म होगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेचर जो होता है इसका ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक एसिड होती है। ठीक है, इसलिए इसको TCA साइकिल बोल दिया गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, तीनों ही नाम इसके बहुत कॉमन नाम है, कोई भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंफ्यूज करने को कितना भी कंफ्यूज कर सकता है इन तीनों के नाम को इंटरचेंज करके आपस में। ठीक है, आपको तीनों ही नाम ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों ही। इसी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस को ETS कहते हैं, वो ETS नहीं EMP, वो भी आपको ध्यान रखना है, वहां से भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहते हैं। ETS के भी 2-3 नाम है, जैसे एक नाम ETS का ETS हो गया, दूसरा हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तीसरा हो गया आपके टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से और भी 1-2 नाम है इसके, तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते रहते हैं। हेडिंग्स आपको सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। बाद में बात करते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम ए होगा। अब एसिटिल कोएंजाइम ए कहां से आया, हम जानते हैं कहां से आया, लिंक से आया। प्रोड्यूस हुआ ये लिंक में और एंटर कर गया क्रैब साइकिल में फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, आगे और ऑक्सीकरण होने के लिए। तो क्रेब साइकिल को आपने सिट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये सारा मैंने पहले बता दिया। आगे बात करते हैं कि एरोबिक प्रोसेस, ये जो होगी वो एरोबिक प्रोसेस होगी। एरोबिक प्रोसेस का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और कहाँ परफॉर्म होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उसके बाद में बात करेंगे तो जो क्रेव साइकिल में जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज किस चीज के कारण होगी, वो एनर्जी रिलीज होगी आपके कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटने के कारण। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटने के कारण एनर्जी रिलीज होगी। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और बना लेगा CO2 को, और इस टाइप से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को बोलेंगे क्या आपने, ऑब्वियस है एटीपी बनने को तो फॉस्फोराइलेशन ही बोला जाएगा। लेकिन किस टाइप का फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका ये ट्रांस और सबस्ट्रैक्ट फॉस्फोराइलेशन, दूसरा हो गया आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा हो गया आपके फोटो फॉस्फोराइलेशन। हमने आज तक फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ रखा है, लाइट की प्रेजेंस में अगर एटीपी बन रही है तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। यहाँ हमने पढ़ लिया कि दो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटने की वजह से, अगर केमिकल बॉन्ड टूट रहे हैं, केमिकल बॉन्ड टूट रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी के कारण अगर आपके एटीपी बन रही है तो उसे बोल देंगे ट्रांस या फिर सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ कौन सी बनेगी क्रेब साइकिल में, ट्रांस या सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। बाकी बात करेंगे तीनों टाइप की फॉस्फोराइलेशन के बारे में पूरा डिटेल में। आगे देखिए,
ये जो पार्ट होगा एरोबिक मेटाबॉलिज्म का, वो ग्लूकोज को एंजाइमेटिक रिएक्शन से तोड़ेगा और आगे। अब ग्लूकोज में वर्ड यूज कर रहा हूं क्यों, क्योंकि देखेंगे तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड से क्या बना है, एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए यानी हो रहा है ये अभी भी ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन है, ठीक है। उसके रूप बदल के, जैसे आपने बाइट तोड़ ली, यूं मान लो कि जो आपने पूरी रोटी की एक बाइट तोड़ी वो हो गया ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में आपने दांतों से पीस लिया वो हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए, फिर आपका स्टमक उसे गला रहा है वो हो गया क्रेब साइकिल, और गलाने के बाद में आपका इंटेस्टाइन अब एब्जॉर्ब कर रहा है चीजों को, तो वो क्या हो गया, ईटीएस, ठीक है ना। वो क्या हो गया, ईटीएस। इस तरीके से मान लीजिए कि धीरे धीरे टुकड़ों में हो रहा है, लेकिन हो तो डाइजेशन तो वो रोटी का हो रहा है जो आपने खाई थी। हाँ जी। तो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डीएनए का सॉरी ग्लूकोज का एंजाइमेटिक रिएक्शन होती रही, डीएनए आपका सॉरी सॉरी ग्लूकोज टूटता रहा, ग्लूकोज टूटता रहा किस, और रिड्यूस करता रहा किस चीज को, अपचयित करता रहा एनएडी और एफएडी पॉजिटिव को। नया वर्ड निकल के आया यहाँ पे एफएडी पॉजिटिव। अब होता क्या है एफएडी पॉजिटिव, बात करते हैं अपने अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या, हाइड्रोजन रिसीवर होगा, कुछ भी नहीं, वही एनएडीएस2 का, एनएडी का छोटा भाई एफएडी। हाँ जी। रिड्यूस करेगा, ऑब्वियस है, एनर्जी को स्टोर करेगा। ये चीजें बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से। रिडक्शन का मतलब क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एनर्जी को रिलीज करना। दो कार्बन होंगे एसिटिल को एंजाइम ए, वो अटैच हो जाएंगे किससे, चार कार्बन के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। अब ये दो कार्बन का सॉरी एसिटिल को एंजाइम ए है, वो कहां से आया, ये आया लिंक से। कहाँ आया, क्रेब साइकिल में। जैसे ही आया तो इसको रिसीव करने कौन आया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर ओएए। जैसे अपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था डार्क रिएक्शन में, वहां क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था, उसको कोई ना कोई रिसीव करने आ रहा था ना। उसी तरीके से यहाँ साइकिल के एंटर, जैसे ही एसिटिल को एंजाइम ए एंटर करेगा तो इसको रिसीव करने आएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्योंकि ये दो कार्बन का है और ये चार कार्बन का है, कि दोनों मिलकर के कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनाएंगे, छह कार्बन का। और पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं, सिट्रिक एसिड। पहला स्टेबल प्रोडक्ट इनका सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जान लिया जाता है। अब बात करेंगे आगे क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन तो क्या हो रहा है हम समझ गए, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो इस चीज को हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है, इस चीज को बोल दिया हमने ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इस चीज को हमने बोल दिया क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता रहेगा साथ साथ में, और साथ साथ में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या, कार्बन का CO2 के रूप में हटते हुए रहना, यानी छह कार्बन का जो सिट्रिक एसिड होगा उससे डीकार्बोक्सिलेशन होता रहेगा, CO2 उससे अलग होता रहेगा। अब जितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा उतनी बार CO2 मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा इससे। अब ये पूरा आगे देख लेंगे डीकार्बोक्सिलेशन होगा कितनी बार। अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होने के कारण जो कैटाबोलाइज कर देगी इस रिएक्शन को। कैटाबोलाइज का मतलब क्या हो गया, मैंने कल आपको बताया था दो तरीके की रिएक्शंस होती है, एक होती है कैटाबोलिक, एक होती है एनाबोलिक। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है, बड़े को छोटे में तोड़ देना, ठीक है ना, बड़े को छोटे में तोड़ देना और एनर्जी को रिलीज करना। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसको कोई ना कोई मॉलिक्यूल स्टोर कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से टूटेंगे, हाइड्रोजन रिलीज किए जाएंगे, तो हाइड्रोजन टूटने के बाद में एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को NAD पॉजिटिव के द्वारा स्टोर कर लिया जाएगा। ये अपना रिडक्शन करके उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होगी, बड़े मॉलिक्यूल को टूटना, एनर्जी का बाहर निकलना, समझ गए ना। तो ये क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस होने के कारण, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होने के कारण कैटाबोलिक रिएक्शन होती रहेगी। छह कार्बन का जो सिट्रिक एसिड होगा वो फिर से चार कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से को एंजाइम ए को रिसीव करेगा, फिर से सारा साइकिल घूमेगा और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। यानी बिना कुछ पढ़े हमको एक बात समझ में आ गई कि ये साइकिल जो है, इस साइकिल में रिसीवर है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, बाहर से आएगा इसमें एसिटिल को एंजाइम ए, सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें बनेगा सिट्रिक एसिड। बीच के अंदर क्या क्या होगा वो देखना है, ठीक है, बीच के अंदर क्या क्या होगा वो देखना है। दो बातें मुझे और समझ में आएगी, बीच में क्या क्या होगा, एक तो होगा ऑक्सीडेशन, यानी NAD जो होगा वो कन्वर्ट होता रहेगा NADH2 में। दूसरी चीज मुझे समझ में आ गई, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कोई ना कोई चीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहेगा बाहर। क्योंकि ये छह कार्बन का है और ये चार कार्बन का है, तो छह कार्बन को चार कार्बन में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम दो बार डीकार्बोक्सिलेशन होना पड़ेगा। यानी डीकार्बोक्सिलेशन कितनी बार होगा, दो बार। इतनी बातें तो मुझे क्रेब साइकिल की समझ में आ चुकी है पहले ही। अब थोड़ी थोड़ी और डिटेल्स है उनको भी गैदर कर लेते हैं। हाँ जी, होगा क्या,
कि सेम टाइम पे जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, उस टाइम ऑक्सीडेशन होने के कारण H पॉजिटिव आयनों के रिलीज होने के कारण NAD और FAD पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, इनको रिड्यूस कर लेंगे, खुद को रिड्यूस करके NADH2 और FADH2 का रूप बना लेंगे और एक ATP भी प्रोड्यूस करेंगे, एक एटीपी भी प्रोड्यूस करेंगे। यानी अभी हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल गई कि क्रेब्स साइकिल से हमें मिलेगा क्या। क्रेब्स साइकिल से हमें 3 तो NADH2 मिलेंगे फाइनली, और एक हमें मिलेगा FADH2 और एक हमें मिलेगा ATP। इतनी चीजें हमें मिलेगी क्रेब्स साइकिल से। उसके साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। इतनी चीजें मैंने बिना कुछ देखे, बिना क्रेब्स साइकिल देखे जान ली, इस लैंग्वेज को पढ़ के डिकोड कर लेना अपने हर चीज को। बाद में क्या बोला गया, ये चीज ध्यान में रखिए कि एक ग्लूकोज जो होगा वो 2 पायरुविक एसिड देगा। बिल्कुल सही बात है। ये 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे। 2 एसिटिल कोएंजाइम के कारण ये साइकिल सारा का सारा 2 बार चलेगा। अच्छा, 2 बार चलेगा, ठीक है, रिएक्शन को डबल कर देते हैं। 3 बन रहे थे NADH2 इंटू 2, एक बन रहा था ATP इंटू 2, FADH2 1 इंटू 2, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 बन रहे थे ना, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंटू 2। ठीक है, बात समझ में आएगी ना। यानी अभी सारी की सारी चीजें डबल होगी, जितनी चीजें मिल रही थी उतनी डबल होगी। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए, 2 बार क्रेब्स साइकिल, 2 बार क्रेब्स साइकिल, सारी चीजें डबल। ओके, आगे देखिए। तो यहाँ क्रेब्स साइकिल है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। क्या बोला गया, वही पायरुवेट है, कन्वर्ट कर दिया गया एसिटिल कोएंजाइम ए में, किसकी सहायता से, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की सहायता से। NADH2 को बाहर निकाल दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया। इतनी चीज यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, कहाँ, आपके लिंक में। अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको। एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करेगा, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में रिसीव करेगा ऑक्सलो एसिटेट। ये कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। दोनों मिलके, अब एंजाइम एंजाइम नहीं देखने अपने को, केवल मोटी मोटी चीजें देखनी है। दोनों मिलकर क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड का निर्माण कर लेंगे। अब क्योंकि आप जानते हो एसिड को हम सिट्रेट भी लिख सकते हैं और सिट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिट्रिक एसिड का निर्माण कर लिया। सिट्रिक एसिड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, सॉरी H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा और सिस एकोनिटेज एंजाइम का, सॉरी सिस एकोनिटेज का निर्माण कर लेगा। ठीक है, दो फॉर्म होती है, क्योंकि सिस फॉर्म एक होती है ट्रांसफॉर्म। बायोकेमिस्ट्री जब कभी आप पढ़ोगे तो आपको बताऊंगा क्या होती है सिस और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आता है, यहाँ पे इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। बना लेगा, यूं मान लो एक अलग कंपाउंड होता है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड। अब 6 कार्बन का कंपाउंड क्या करेगा, आइसोसिट्रेट का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, आइसोसिट्रेट का। आइसोसिट्रेट बाद में क्या करेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट का निर्माण कर लेगा। लेकिन कैसे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके। अब आपको पता है ये 6 कार्बन का, तो ये भी 6 कार्बन का। 6 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो ये मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बचा, 5 कार्बन का। ध्यान रखना, पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल में केवल अल्फा कीटोग्लूटरेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ही एकमात्र होता है जो 5 कार्बन का होता है, और यही इस चीज को अपने आप में यूनिक बना देती है। और यही क्वेश्चन पूछने का एक कारण हो गया कि क्रेब्स साइकिल में 5 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी गई। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी गई। 5 कार्बन से अगला जो बना वो 4 कार्बन का बना। क्या बन गया, सक्सेनिल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए अंदर एंटर हो गया, सक्सेनिल कोएंजाइम ए बन गया। यहाँ से फिर जो आगे कंपाउंड बना वो सक्सिनेट कंपाउंड बना, जो भी 4 कार्बन का था। इससे फ्यूमेरेट बना, जो भी 4 कार्बन का। इससे मेलेट बना, जो भी 4 कार्बन का। मेलेट से ऑक्सलो एसिड बना, जो भी 4 कार्बन का। ये एंजाइम H2O NADH2 इनको मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, इनको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इससे प्रीवियस मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये पता था एसिटिल को एंजाइम एंटर करेगा, ऑक्सलो एसिटेट उसे मिलेगा, मिल करके वो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाएंगे। उसके बाद में सारी रिएक्शन को गोल गोल घुमाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। इसलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बाहर निकालेंगे, ये चीजें मैंने अभी तक डिस्कस कर ली। इसके साथ मुझे ये भी पता था कि 3 NADH2 बनाएंगे, 3 NADH2 बनाएंगे। तो आपको ना ये चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही होता है क्रेब्स साइकिल में कि कौन से स्टेप में बनाएंगे 3। तो एक चीज ध्यान रखना, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा, उस स्टेप में बनाएंगे एक NADH2। एक उसी से बिल्कुल अगले स्टेप में बनाएंगे NADH2। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा स्टेप में रिलीज की जा रही है वो चीज भी ध्यान रखना।
और ये जीटीपी कौन से स्टेप में बनाएंगे वो भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है जीटीपी, किससे बनेगा जीटीपी? जीडीपी से। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, जीडीपी यहाँ पे क्या है? गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। वो क्या था? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये क्या है? गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। जीटीपी भी एक तरीके से डायरेक्ट एटीपी, डायरेक्ट एनर्जी का काम करेगा। जीटीपी बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में, तो इसको भी आप डायरेक्ट एनर्जी में ही कंसीडर करते हो, ठीक है। और बाद में एक FeDH2 बन रहा है इस स्टेप में, और एक यहाँ पे क्या बन रहा है? NaDH2। तो ये आपको सारी की सारी ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका पार्ट हो गया, मैं नहीं इसको करवा सकता, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से स्टेप में NaDH2 बाहर निकलेगा, कौन से स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा, सारा का सारा क्रेब साइकिल आपके सामने है। कुछ एक और बातें हैं इसके बारे में, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे जीटीपी के बारे में बता दिया मैंने, क्या? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जीडीपी क्या हो गया? गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। FAD वर्ड यहाँ पे आया, FAD क्या हो गया? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD आप पहले से जानते हो क्या होता है। NAD क्या हो गया? आपके निकोटिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, है ना। और NADP किसके अंदर यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके अलावा अगर एक और बात बताऊं आपको, ग्लूकोज के जितने भी रिएक्शंस थी वो सारी की सारी रिवर्सिबल थी, यानी कि आगे पीछे दोनों भी डायरेक्शन में जा सकती है वो। क्रैब साइकिल की जितनी रिएक्शंस होंगी वो भी सारी की सारी रिवर्सिबल होती है। लेकिन लिंक की जो रिएक्शंस होती हैं, लिंक की कौन सी? ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, ध्यान रखना। इतनी सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल है लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, तो ये भी अपने आप में यूनिक बात बन जाती है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ भी बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब एक एक करके सारी रिएक्शंस देख लेते हैं क्रेब साइकिल की। सबसे पहले क्या हुआ? एसिडिल को एंजाइम आया, कहां से आया? लिंक से आया, ठीक है। आकर के जुड़ा किससे? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ गया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या था? रिसीवर था किस चीज का? एसिटिल को एंजाइम ए का। इसने क्या कर लिया? कंडेंसिंग एंजाइम का यूज कर लिया। कंडेंसिंग का मतलब क्या? संघनित करना, इकट्ठा कर देना। उसको यूज कर लिया वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प के साथ में, और सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और को एंजाइम ए को फ्री कर दिया। को एंजाइम ए जो फ्री हो गया वो कहाँ चला जाएगा? वो फिर से चला जाएगा लिंक में, ठीक है। वहां यूज हो रहा था ना को एंजाइम ए, तो ये इसकी रिएक्शन होगी। एसिटिल को एंजाइम ए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, H2O, कंडेंसिंग एंजाइम, सिट्रिक एसिड, को एंजाइम ए। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, ये 2 कार्बन का। सारी बातें आप समझते हो। आगे बात करेंगे, सिट्रिक एसिड जो था उसका डीहाइड्रोजनेट कर दिया गया किसकी प्रेजेंस में? एकोटिनेज की प्रेजेंस में। क्या? सिस एकोटिनेज एसिड के अंदर, ठीक है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर उसको बदल दिया गया है, डिहाइड्रेशन कर दिया गया उसका वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए डिहाइड्रेशन यहाँ आ गया ना, वर्ड यूज कर लिया गया यहाँ पे डिहाइड्रेटेड। तो डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या हो गया? -H2O, ओके। तो हमें क्या पता लग गया कि सिट्रिक एसिड जो था एकोटिनेज एंजाइम की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ओके। आगे देखिए, आगे जब मैंने बात की तो क्या हुआ? सिस एकोनिटिक एसिड जो था, यानी ये जो बन गया हमारे पास, उसने रिएक्शन की, ऐसे उसने रिएक्शन की आपके वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ में और बना लिया आइसोसिट्रिक एसिड, यानी जो पानी बाहर निकल गया था फिर से उसने वाटर कंज्यूम किया और आइसोसिट्रिक एसिड बना लिया, ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड भी कितने कार्बन का हो गया जी? 6 कार्बन का, क्योंकि अभी तक डीकार्बोक्सिलेशन कहीं भी नहीं हुआ ना, इसलिए ना यहाँ तक ना कोई ऊर्जा बनी है ना कोई ऊर्जा का उपयोग हुआ है। सबसे पहली चीज तो क्रेब साइकिल में यूज होता ही नहीं, लिंक में यूज होता ही नहीं, केवल और केवल ग्लाइकोलाइसिस का स्टार्ट में यूज होगा। एक बार धक्का स्टार्ट कर दिया जी, धक्का लगाने के लिए तो एटीपी की जरूरत रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो आइसोसिट्रिक एसिड बन गया उसका ऑक्सीडाइजेशन कर दिया जाएगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर एंजाइम यूज कर लिया गया आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। NADP जो था उसको रिड्यूस कर लिया गया NADPH2 के अंदर, ठीक है ना। NADP को रिड्यूस कर लिया गया NADPH2 में। यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है अपने आप में, क्वेश्चन यहीं से आता है कि NADPH2 को रिड्यूस कौन से स्टेप में किया जाएगा। बाकी फर्स्ट ईयर वालों को बता दूं, क्रेब साइकिल सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को रख लेना। हाँ जी, बाद में आइसोसिट्रिक एसिड और NADP के बारे में बात की गई। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से कर लिया गया ऑक्सिडो सक्सेसिक एसिड का निर्माण और NADPH2 को अलग कर लिया गया। NADPH2 क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ P लगा दिया गया, P गलत हो गया, भी ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती हो जाती है, यहाँ पे P लगा दिया, P गलत है, और जहां जहां ये P लगा रखा है ना सारा गलत है। मेरे को व्हाट्सअप करके बता देना, ये सारा P अगर रेस्पिरेशन में कहीं भी P लगा रखा है तो वो सारा गलत है, ध्यान रखना। इससे पहले वाली स्लाइड में भी कहीं P है क्या? इससे पहले तो स्लाइड थी नहीं, जहां भी P लगा रखा है वो P गलत है, बता देता हूँ।
टाइपिंग में गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, हम इंसान है, मशीन गलती कर सकते हैं, टाइपिंग गलती कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना पी नहीं लगेगा इसमें। हाँ जी, ऑक्सिल, ये मत सोचना कि क्या फर्क पड़ता है, लग गया, नहीं फर्क पड़ता है जी। ठीक है, कैसे फर्क पड़ेगा आगे बात करेंगे अपने, फर्क कैसे पड़ेगा NADPH2 से और NAD से, ठीक है, बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि ये चेक का ध्यान रखना, ये चेक है। अब डिपेंड करता है चेक किसका है, अंबानी का चेक है या फिर विक्रम सिंह का चेक है। ठीक है, विक्रम सिंह का चेक 5,000 का होगा, अंबानी का करोड़ों अरबों का चेक हो सकता है ना, ध्यान रखना, फर्क पड़ता है इस चीज से। हाँ जी, आगे क्या बोला गया, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड इज डी कार्बोक्सिलेटेड। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेटेड का मतलब क्या, इससे क्या कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा, कहाँ, बाहर की तरफ, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्जेलोसक्सिनिक डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनिक डी कार्बोक्सिलेशन की प्रेजेंस में। मैं लिख लेता हूँ, ये क्या आपने याद नहीं करवाया तो उसके बाद में ये गलती रही जाएगी, यहाँ पे एररलेस काम होना वो अच्छा रहता है। हाँ जी, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया जाएगा। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा, जो क्या है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है ये वाला भी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 5 कार्बन का केवल एक स्टेप बनेगा इसमें, 6 कार्बन की कई सारी चीजें आपने देख ली, 4 कार्बन के कई सारे आप देख लोगे, लेकिन 5 कार्बन का केवल एक ही बनेगा, कौन, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड भी डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। अब ऑब्वियस है, अगर 2 स्टेप होते, 2 5-5 कार्बन के होते तो डीकार्बोक्सिलेशन होने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 6 कार्बन से 5 का बना, 5 से 4 का बना, तो 2 लगातार डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ध्यान रखना इस चीज को, कॉमन सी बातें होती हैं, थोड़ा सा नोटिस कर लेते हो आप, ध्यान इजी हो जाती है। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो था उसका फिर से डीहाइड्रोजनेज हो गया। ठीक है, किसकी हेल्प से, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से, किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सिनिल को एंजाइम ए में। ठीक है, क्या आकर के जुड़ गया, को एंजाइम ए आकर के जुड़ गया। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ने को एंजाइम ए के साथ रिएक्शन की, NAD के साथ रिएक्शन की, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन की, सक्सिनिल को एंजाइम ए बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, फिर से यहाँ पे रिडक्शन कर दिया NADH2 का। ठीक है, आगे बात करेंगे, सक्सिनिल को एंजाइम ए है, उसने रिएक्शन किया वाटर के साथ में और सक्सिनिक एसिड बना दिया, इसने भी को एंजाइम ए को कहा चल हट परे। ठीक है, को एंजाइम ए जो था वो फ्री रहा और एक मॉलिक्यूल बना दिया उसने, किस चीज का, GDP का। GDP के एक मॉलिक्यूल को यूज करके उसने क्या कर दिया, GTP का एक मॉलिक्यूल बना दिया, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, किसका बना दिया, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट का। आगे बात करेंगे अपने इसमें, तो ये रिएक्शन होगी इसकी, सक्सिनिक को एंजाइम ए GDP का यूज किया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज किया, सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से और वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से सक्सिनिक एसिड प्लस GTP का निर्माण कर दिया। GTP जो होगी उसका फर्दर क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्जन कर दिया जाएगा किसके अंदर, ATP के अंदर। ठीक है, किस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, GTP प्लस ADP कन्वर्टिंग इनटू ATP प्लस GTP, यानी इसके लिए बैंक नहीं जाना पड़ा, इसके लिए बैंक नहीं जाना पड़ा। यूं मान लो GTP को है तो दोनों ही करेंसी, लेकिन GTP क्या है, 2000 का नोट है, 2000 का नोट छुट्टा नहीं मिल रहा, आपने क्या किया, शॉप पे गए छुट्टा करवा लिया, बात खत्म, ATP मिल गई आपको। ठीक है, छुट्टे नोट मिल गए, क्लियर। आगे देखिए, अब जो आपका सक्सिनिक एसिड बन चुका है उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, इसकी सहायता से, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज की सहायता से, और ये क्या बन जाएगा, FADH2। अब है FADH2 भी चेक, ध्यान रखना, FADH2 भी चेक है और NADH2 भी चेक है, लेकिन ये 2 ATP वाला चेक का ध्यान रखना और वो 3 ATP वाला चेक होता है, यानी एक NADH2 3 ATP रिलीज करेगा, लेकिन रिलीज करेगा कहाँ, जब आप उसे बैंक में लेकर के जाओगे, और इन सब का बैंक होता कौन है, ETS। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां लेकर के जाओगे तो NADH2 है वो 3 ATP देगा, FADH2 2 ATP देगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करेंगे 9 नंबर में, तो 1 मोल ऑफ H2O इज एडेड। अब क्या होगा, जो फ्यूमेरिक एसिड बन गया उसके अंदर एक मॉलिक्यूल H2O का ऐड करेंगे, क्या, किसके प्रेजेंस में, फ्यूमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और मैलिक एसिड को फिर से क्या करेंगे, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, एक और NADH2 हमें मिल गया, यानी हमें 3 NADH2 मिल गए, एक FADH2 मिल गया और एक GTP मिल गया। इतनी चीजें हमें आपके मिल गई कहाँ से, क्रेब साइकिल में, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिल गया जो 4 कार्बन का है, फिर से एसिटिक एसिटिल को एंजाइम ए को रिसीव करेगा, रिसीव करके रिएक्शन को कंटिन्यू करता रहेगा। 1 मिनट का टाइम देना, फिर करता हूँ। हाँ जी, आगे देखिए,
तो यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब क्रेब्स साइकिल क्या हो गया, थोड़ा टिपिकल हो गया। टिपिकल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें नई चीजें निकल के आ गई बाहर। जैसे बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लाइकोलाइसिस टिपिकल नहीं है। क्यों नहीं है ग्लाइकोलाइसिस टिपिकल, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के मोस्टली स्टेप्स आप पहले पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो, केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल पढ़ लिया तो ग्लाइकोलाइसिस आ गया, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया तो केल्विन साइकिल आ गया। दोनों एक दूसरे से उल्टे से हैं थोड़े थोड़े, है ना, इसलिए वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इसके अंदर स्टेप्स नए आ गए, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन इसमें स्टेप्स नए जरूर है, लेकिन ये उससे ज्यादा इजी है, ध्यान रखना। केवल इसमें है क्या, इसमें दो ही तो चीजें हो रही हैं। थोड़ा फोकस करके देखोगे ना आप, इसमें दो ही चीजें हो रही हैं। एक तो डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जा रहा है, और सेकंड डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेज यानी H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। ठीक है, दो ही चीजें इसमें हो रही हैं। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, क्यों, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन जो होगा उसकी वजह से 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फिर से 4 कार्बन में कन्वर्ट होगा। तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम किसके लिए काम में लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए। कहाँ कहाँ काम में लिया जाएगा, एक तो आइसोसिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बन रहा होगा उस टाइम, और दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट सक्सिनिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा होगा उस टाइम। दो बार काम में लिया जाएगा, ये काम में लिया जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है आप जिस टाइम पढ़ो उस टाइम इनके क्या हो, थोड़े नाम में डिफरेंस हो। लेकिन नाम में डिफरेंस क्या होगा, नाम में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये होगा कि यहाँ जो एंजाइम लिखोगे वो ये लिखोगे आइसोसिट्रेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, लेशन को हटा के लेज कर दिया, डीकार्बोक्सिलेज। डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन को एशन को हटा के जिनेज लगा दिया, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब उनके आगे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, उससे पहले वाला स्टेप कौन सा है उसके आधार पर प्रीफिक्स लग जाएगा। यहाँ प्रीफिक्स लग गया आइसोसिट्रेट डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ प्रीफिक्स लग गया अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डीकार्बोक्सिलेज इस जगह। ठीक है ना, तो इजी है, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको इजी लगेगा। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ और यहाँ सेम ही एंजाइम काम कर रहा है। कौन सा, डीकार्बोक्सिलेज। मैं देखता ही नहीं आइसोसिट्रेट है या फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है ना, क्योंकि आपको समझनी है चीज तो फिर इसी तरीके से समझ सकते हो, अदरवाइज तो आप बैठे रहो। उसके बाद में बात करेंगे, दो जगह पे काम कर गया ये एंजाइम। जिस दो जगह पे ये एंजाइम काम करेगा उन दो जगह पे दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ये भी कॉमन चीज है। उनके बाद में बात करेंगे डीहाइड्रोजिनेज। अब डी का मतलब क्या हो गया अलग, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, इंग्लिश में डी और हिंदी में वी या ए, इस तरीके के वर्ड अगर लग गए तो वो क्या करेंगे, उसके पीछे वाला वर्ड जो भी होगा उसके मायने बदल देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, डीहाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन को अलग होना। अब हाइड्रोजन अलग कहाँ कहाँ होगा, 4 स्टेप्स में हाइड्रोजन अलग होगा। सबसे पहली चीज तो हाइड्रोजन को जब यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, यहाँ से मेरा मतलब है कि कहीं से भी क्रेब्स साइकिल में बाहर निकाल दिया गया, जब हाइड्रोजन बेघर हो गया तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, उसको बाहें फैलाए खड़ा होगा कौन, NAD या फिर FAD, जो क्या है, हाइड्रोजन रिसीवर है, जो क्या करेंगे, रिड्यूस होकर के उस हाइड्रोजन को अपने घर में स्टोर कर लेंगे। है ना, बात समझ गए इस चीज को। 4 स्टेप्स में होगा, कौन कौन से स्टेप्स में, एक तो हो गया जब आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में चेंज हो रहा होगा, यानी ये दोनों में सेम हो गया। ठीक है, ये दोनों में सेम हो गया। यहां आप देखोगे ना, थोड़ा नोटिस करोगे तो इस जगह पे आइसोसिट्रिक एसिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया गया अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। कल भी एक जगह ऐसी होगी थी, ग्लाइकोलाइसिस का इस टाइप वाला साइकिल दिया हुआ था। मैं ये साइकिल पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ इमेज डाल दी मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने भी बनाया उसने सही बनाया होगा, नो डाउट। फिर भी अगर कोई इश्यू रहता है ठीक है, लेकिन यहाँ आइसोसिट्रिक एसिड को डायरेक्ट इसने अल्फा कीटो ग्लूटेरेट लिख दिया गया। बीच में एक और स्टेप होता है ना ऑक्जेलोसैक्सेनिक एसिड बनाने वाला, वो स्टेप लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ऑक्जेलोसैक्सेनिक एसिड, यहाँ पे डायरेक्ट ये शो कर दिया गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। ओके, हाँ जी, तो यहाँ ये यूज कर लिया गया ऑक्जेलोसैक्सेनिक एसिड या फिर आइसोसिट्रेट के टाइम पे, और यहाँ पे यूज कर लिया, और ये भी यहाँ पे सेम जगह पे यूज कर लिया गया। यानी डीहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेज एक तो कॉमन जगह पे यूज हो रहे हैं, क्या दूसरी भी कॉमन जगह पे यूज हो रहे हैं, डेफिनेटली। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से सक्सिनल को एंजाइम ए बन रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम भी यूज हो रहा है और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी यूज हो रहा है। यानी दो तो आपको कॉमन हो गए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। फिर उनके जस्ट बाद में तीसरा, ठीक है, दो के बाद में जस्ट बाद में तीसरे स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, एटीपी रिलीज हो गया, किसकी फॉर्म में, जीटीपी की फॉर्म में। जीडीपी एटीपी बनेगा, और जीडीपी जो जीटीपी होगा वो एटीपी एडीपी के साथ में रिएक्शन करके फिर से एटीपी बना देगा। तो यहाँ एटीपी बन गया, और उससे जस्ट अगले स्टेप के अंदर फिर से FADH2 बन रहा है। ठीक है, उससे जस्ट अगले स्टेप में फिर से FADH2 बन रहा है, और एक बिल्कुल फाइनल स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने से पहले NADH2 बन रहा है। अब ये यहाँ पे ना मैंने इस तरीके से शो कर दिए,
तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो पूरा का पूरा क्रेब साइकिल ही आएगा, और इंपॉर्टेंट रहता है, पूछते हैं हमेशा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल वगैरह इन चीजों में से पूछते हैं काफी क्वेश्चन, 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ जो भी एंजाइम लिखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी क्रेब साइकिल के स्टेप वाइज सारे के सारे देख लेना। बाकी इनको कितना भी एक्सप्लेन करते रहो, चीजें यही है। इनमें क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस हो गए, ये जो चीजें होगी वहां मेरी मेहनत कम है, आपकी मेहनत ज्यादा है, ओके ना। आगे देखिए, प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे हमें क्रेब साइकिल से। हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिल गए, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के एंटर किए लिंक के अंदर, उन्होंने बनाए 2 एसिटिल को एंजाइम ए, 2 एसिटिल को एंजाइम ए से 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बन गए, क्योंकि एक बार क्रेब साइकिल चला तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए थे, 2 बार डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गए 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल गए। 3 NaDH2, ठीक है, 3 NaDH2 को आप इंटू कर लेना 2 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार चलेगा तो 3 NaDH2, यहाँ 3 को 6 कर लेना, ये गलती होगी, यहाँ 2 FADH2 लिख दिए गए लेकिन यहाँ 3 लिखी गए, 3 को 6, ये भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो 6 NaDH2, क्यों, क्योंकि एक बार साइकिल चलेगा तब क्या बनेंगे, 3 NaDH2 बनेंगे, और 2 बार साइकिल चलेगा तो 6 NaDH2 बनेंगे, और एक बार साइकिल चलेगा तो 1 FADH2, 2 बार साइकिल चलेगा तो 2 FADH2, 2 GTP, एक बार चलेगा तो 1 GTP, 2 बार चलेगा 2 GTP, ये GTP ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ATP के अंदर, ठीक है, बिना बैंक जाए, ध्यान रखना ये चीज, बिना बैंक जाए, लेकिन इन दोनों में बैंक जाना पड़ेगा, ओके। आगे देखिए, केल्विन साइकिल और क्रेब साइकिल में डिफरेंस दिया गया है, क्या डिफरेंस है इनमें। अगर केल्विन साइकिल की बात करेंगे, इनके अंदर इनिशियल एक्सेप्टर कौन होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। क्रेब साइकिल में कौन होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 5 कार्बन का होता है, ये 4 कार्बन का होता है, आप अच्छे से जानते हो। रॉ मटेरियल किस क्या चाहिए केल्विन साइकिल यानी फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से। H2 कहाँ से आते हैं, NADPH2 की फॉर्म में, अब यहाँ पे P लगाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। NADPH2 की फॉर्म में कहां से आते हैं, लाइट रिएक्शन से। एनर्जी ATP कहां से आती है, लाइट रिएक्शन से। एक मिनट रुको यार, हाँ जी, अब कोई टेंशन नहीं है। केल्विन साइकिल और क्रेब साइकिल में डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। जो मटेरियल यानी कच्चा माल क्या क्या चाहिए, केल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी, इसके लिए केवल एसिटिल कोएंजाइम ए चाहिए। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, कि हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, हमने लिंक पढ़ लिया, हमने क्रेब साइकिल पढ़ लिया, ऑक्सीजन अब तक कहीं पे काम में नहीं ली, ध्यान रखना इस चीज को, ऑक्सीजन अब तक कहीं पे काम पे नहीं ली, जबकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। यानी ये भी ध्यान रखना कि ऑक्सीजन यूज कहाँ आएगी, केवल ईटीएस में। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो लिंक में एंटर नहीं कर पाओगे, आप ध्यान रखना, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमें लिंक में तो कम से कम एंटर कर लेने दीजिए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो गया, वो कहेगा नहीं ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ही लिंक में आओ, हमारा टाइम मत खराब करो, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले ली जाएगी और ये दोनों लाइट रिएक्शन से ले ली जाएगी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का, यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का। केल्विन साइकिल में प्रोडक्ट बनेगा फूड यानी हेक्सोज C6H12O6, यहाँ बनेगा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी। यहाँ बनेगा क्या, अब देखिए क्रेब साइकिल की बात हो रही है, H2O नहीं बनेगा यहाँ पे, H2O कहाँ से आएगा, ETS से आएगा। H2O कहाँ से आएगा, ETS से आएगा, यहाँ केवल H2 बनेगा। H2 किस फॉर्म में बन जाएगा, NaDH2 या फिर FADH2, इस फॉर्म में ये स्टोर कर लिया जाएगा, और ये दोनों के दोनों कहाँ भेज दिए जाएंगे, ETS में, और उसके बाद में H2 रिलीज होगा। यहाँ इसको ये मत सोच लेना मिस प्रिंटिंग है, हर जगह मिस प्रिंटिंग नहीं होती। बाद में देखिए क्या बोला गया, जो केल्विन साइकिल की जो नेचर है रिएक्शन की वो क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या, एंडो यानी अंदर, थर्मिक यानी टेम्परेचर यानी उष्मा शोषी, ठीक है। उष्मा शोषी, उष्मा जो भी होगी उसको एब्जॉर्व कर लेगी, क्यों, क्योंकि हम खाना बना रहे हैं, और खाना बना रहे हैं यानी क्या, रिडक्शन कर रहे हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का C6H12O6 में रिडक्शन कर रहे हैं, यानी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। क्रैब साइकिल के अंदर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यानी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, उष्मा छेपी, बाहर की तरफ उष्मा को भेज दी जाएगी, तो ये दोनों का उल्टा रिएक्शन हो गया। केल्विन साइकिल जो है वो क्या है, उसकी साइड कौन सी रिएक्शन की, क्लोरोप्लास्ट, और इसकी साइड कौन सी रिएक्शन की, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे देखेंगे अपने यहाँ पे दोनों पे डिफरेंस, तो ये आपके सामने क्या है, केल्विन साइकिल, और ये आपके सामने क्या है, क्रेब साइकिल। हाँ जी देखिए,
क्रेब्स साइकिल और केल्विन साइकिल में डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो केल्विन साइकिल में क्या हो गया, सिंपली अगर बात करेंगे तो बाहर से सिंपल कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से आ रही थी, लाइट रिएक्शन से आ रही थी, ये सारे अंदर आएंगे। प्लस में हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, NADPH2 के रूप में ये अंदर आएंगे। कौन इनको मिलेगा, एक्सेप्ट करेगा इनको, राइबोलोज बाइफॉस्फेट बना लेंगे। पहला 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड कौन सा, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो बाद में चलता रहेगा सारी की सारी प्रोसेस और हमें क्या मिलता रहेगा, CH2O मिलता रहेगा हमें। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिडक्शन इसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। केल्विन साइकिल ये है। वही बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल में अंदर प्रवेश कौन करेगा, एसिटिल को एंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल को एंजाइम ए प्रवेश करेगा। सबसे पहले इसको मिलेगा कौन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का। पहला स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे 6 कार्बन का। 1 2 3 और 4 स्टेप में, 4 अलग अलग स्टेप्स के अंदर दो दो करके हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे। प्लस उनके साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, एक एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे और फिर से बना लेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक और चीज सुनना और समझना, हमने शुरू में क्या पढ़ा था, स्लो ऑक्सीडेशन में 6 स्टेप्स के अंदर हाइड्रोजन रिलीज किए जाएंगे, दो दो करके। 6 स्टेप्स में दो दो करके हाइड्रोजन रिलीज किए जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पे, 4 स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज किए गए, 3 स्टोर कर लिए गए NADH2 के द्वारा, NAD के द्वारा, और एक स्टोर कर लिया गया FAD के द्वारा। लिंक में एक हाइड्रोजन, लिंक में एक बार रिलीज किया गया किसके फॉर्म में, वही NAD के रूप में स्टोर कर लिया गया हाइड्रोजन को। ग्लाइकोलाइसिस में भी एक जगह रिलीज किया गया था, वहां भी NAD के द्वारा स्टोर कर लिया गया था हाइड्रोजन को। यानी यहाँ एक स्टेप, यहाँ एक स्टेप और यहाँ 4 स्टेप, हो गए ना 6 स्टेप, 4 यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 6 अलग अलग स्टेप्स के अंदर हाइड्रोजन को रिलीज किया जा रहा है। बात आ गई ना समझ में। ये कहा जा रहा था शुरू शुरू में स्लो ऑक्सीडेशन में, लेकिन क्योंकि क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो ये 4 स्टेप तो है, लेकिन 4 के कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। ये लिंक में एक है तो ये भी डबल हो जाएगा, 2। ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 हो जाएगा, यानी 2। बात आ गई ना समझ में। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहाँ होती है कि सर 2 हाइड्रोजन रिलीज होने थे, तो आपके इसमें केवल 8 हाइड्रोजन कैसे रिलीज हो गए, वहां पे 4 हाइड्रोजन कैसे रिलीज हो गए। तो उसका कारण ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी यहाँ जो रिलीज हो रही है वो एनर्जी आपके सामने है, 1 GTP के रूप में रिलीज होती है ना, वो वाली 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो सारा का सारा हमने जो पढ़ा है वो सारे के सारे की समराइजेशन यहाँ तक हो चुकी है। आगे देखिए क्या है बाद में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब इसको मैं पढ़ाऊं या रहने दूं, अभी पढ़ा ही देता हूँ, चलो खत्म करते हैं इसको फटाफट से। कल से ETS से स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट का टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बता देता हूँ पहले होता क्या है। देखिए क्या होगा, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किस चीज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल चलने में। ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल चलने में कोई इनहिबिटर आ जाएगा जो ग्लाइकोलाइसिस का कोई स्टेप होने नहीं देगा। कोई एक भी स्टेप अगर नहीं हो पाएगा तो आप जानते हो सारी की सारी प्रोसेस बाधित हो जाएगी, ठीक है। कोई एक स्टेप प्रोसेस होना, एक स्टेप खराब होने की वजह से सारी की सारी प्रोसेस प्रभावित हो जाएगी। तो कुछ इनहिबिटर्स के कारण ग्लाइकोलाइसिस जब नहीं हो पाएगा तब उसके स्थान पे कौन सा होगा। अब आप समझ गए, ग्लाइकोलाइसिस नहीं तो लिंक नहीं, लिंक नहीं तो क्रेब साइकिल नहीं, मामला खराब हो गया ना। तो उनके उस टाइम पे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का एक अल्टरनेटिव पाथवे काम करना स्टार्ट कर देगा। उस अल्टरनेटिव पाथवे को हम क्या बोलेंगे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या फिर HMP शंट। ये HMP शंट नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे, फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे, या फिर इसे कह सकते हैं वार्बर्ग एंड डिकन्स पाथवे। अब वार्बर्ग एंड डिकन्स पाथवे क्यों, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। बाकी चीजों के बारे में बात करें तो क्या हम ये HMP शंट इससे पहले पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली हम HMP शंट इससे पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में कहाँ पढ़ा, केल्विन साइकिल में पढ़ा। केल्विन साइकिल में कहाँ पढ़ा कि जब 3 कार्बन का फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड हमारे पास में था तो उससे हमने किस तरीके से 5 कार्बन का राइबोलोज बाइफॉस्फेट फिर से बनाया, वहां पर पढ़ा था हमने। 5 कार्बन का राइबोलोज बाइफॉस्फेट कैसे हमने बनाया, 3 कार्बन के फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड की हेल्प से। तो उसमें हुआ क्या था, 3 कार्बन का PgAl रिएक्शन कर रहा था किसके साथ में, 6 कार्बन के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करके अलग अलग चीजें बना रहे थे। वो सारी चीजें आप वहां जाकर देख लेना एक बार फोटोसिंथेसिस में, फिर से आपको पता लग जाएगा कि हाँ वहां भी यही हो रहा था, ठीक है। तो
इसको उससे कंपेयर करना सेम ही चीज है। यहाँ भी क्या होगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, वो 5 कार्बन का कोई ना कोई मॉलिक्यूल बना रहा होगा, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, पेंटोज फॉस्फेट। ठीक है, देखिए अब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में आपको थोड़ा, अब लाइन वाइज इसको देख लेते हैं अच्छे से। क्या बोला गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। हम अच्छे से जानते हैं ये चीज साइटोप्लाज्म में ही होगा, दूसरी जगह तो हो नहीं सकता। आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगा साइटोप्लाज्म में। और अल्टरनेटिव पाथवे होगा किस चीज का, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल का। हम जानते हैं ये चीज। कुछ कंपाउंड होंगे जैसे कि ये सारे कंपाउंड होंगे, इन कंपाउंड्स के कारण, इन केमिकल्स के कारण ग्लाइकोलाइसिस हो नहीं पाएगा, वो इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये वाला पाथवे फॉलो किया जाएगा, बता चुका हूँ ये। इन वॉरबर्ग और डिकन नाम के साइंटिस्ट ने खोज की, इसलिए इसे वॉरबर्ग और डिकन पाथवे बोल दिया गया। इस पाथवे के अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी, ध्यान रखना। ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा, एनर्जी कैसे बनेगी। क्रेब साइकिल नहीं हो रहा, जीटीपी कैसे बनेगी। ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा, NADH2 कैसे बनेगा। क्रेब साइकिल नहीं हो रहा, NADH2 FADH2 कैसे बनेगा। ठीक है ना, लिंक नहीं हो रहा, NADH2 कैसे बनेगा। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। एक और चीज देख लेते हैं आगे। लेकिन ये तो NADH2, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, यहां तक हमने ये समझ लिया। वन बाय वन देख लेते हैं। लेकिन एटीपी ना बना के ये क्या करेगा, ये बनाएगा किस चीज को, NADPH2 या NADPH को बनाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करना, मिस प्रिंटिंग नहीं है कोई भी, यहाँ पे P ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, वहां भी NADPH2 की फॉर्म में काम चलता है सारा, तो यहाँ NADPH ही होगा। अब देखना एक चीज है, मैंने हमेशा से आपको बोला है कि ये चीज क्या है, ये चीज चेक है। ये चीज क्या है, चेक है। तो चेक के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, चेक के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि अलग अलग टाइप के चेक होते हैं। मान लीजिए मेरे नाम से कोई चेक है, तो आप मेरे नाम से कोई चेक है उसको ले जाके कैश करवा सकते हो क्या। वैसे कंडीशन रहती है। एक बैरियर चेक होता है, बैरियर चेक का मतलब क्या हो गया, धारक करता, कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में वो चेक है ना, वही उसका मालिक है, उसको पेमेंट दे दीजिए। एक होता है ऑर्डर ऑर्डर चेक होता है शायद, उसके अंदर क्या रहता है कि जिस व्यक्ति का नाम लिख दिया गया, केवल उसी व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी, उसके अलावा किसी व्यक्ति को पेमेंट नहीं की जाएगी। वो अलग अलग कंडीशन होती है। कुछ मल्टी सिटी चेकबुक भी रहती है, कुछ एक ही सिटी में आप उसको यूज कर सकते हो, इस तरीके का सीन भी रहता है। अलग अलग नियम है बैंक के। तो वही मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर चेक दे दिया मैंने आपके नाम से, क्या उस चेक को कोई दूसरा बंदा इशू करवा सकता है, पास करवा सकता है, विड्रॉ करवा सकता है, नहीं करवा सकता। तो वही क्या कंडीशन रह जाएगी, ये जो चेक है यहाँ पे डेफिनेटली इसके अंदर एनर्जी तो स्टोर करके रखी हुई है, लेकिन इस एनर्जी को आप ईटीएस बैंक में जाकर के इशू नहीं करवा सकते। ईटीएस बैंक में इस एनर्जी को आप काम में नहीं ले सकते। अब विकास ने मुझसे एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था कि जो इनडायरेक्ट एनर्जी रहती है फोटोसिंथेसिस में, वो कौन सी रहती है। तो वहां उस क्वेश्चन में कोई इशू था, क्योंकि वहां पे लिखा गया था NADPH2। अब NADPH2 है तो आप पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना, आपको पता लगेगा कि ईटीएस काम करेगा केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब आप ऑक्सीजन पढ़ लोगे उस टाइम, जब आप ईटीएस पढ़ लोगे उस टाइम आपको पता लगेगा। तो क्या होगा, ये जो NADPH2 है वो ईटीएस बैंक में चलेगा ही नहीं। वो कह देगा कि नहीं, हमारे बैंक में तो इस चेक को आप कैश नहीं करवा सकते, उसी के बैंक में जाइए, उसका बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। यानी इस एनर्जी को हम कैश नहीं करवा सकते, कहाँ, इस चेक को हम कैश नहीं करवा सकते ईटीएस में। तो यहाँ जब ये बन रहा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, तो ये चेक भी ईटीएस में नहीं जाएगा, ये चेक भी ईटीएस में नहीं जाएगा, तो ये ईटीएस के माध्यम से भी एनर्जी को उत्पन्न नहीं करेगा। यानी ना तो ये डायरेक्ट एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा, और ना ही इसके द्वारा जो चेक साइन करके दिया जा रहा है वो चेक हमारे ईटीएस वाले बैंक में मान्य है। बात समझ में आई ना। इसलिए ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी करके एटीपी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में या फिर एचएमपी शंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि एक तो वो एटीपी प्रोड्यूस करता ही नहीं, दूसरा वो NADPH2 तो बनाएगा, लेकिन उसका NADPH2 आपके ईटीएस वाले बैंक में वैलिड नहीं है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हो गया ना NADPH2। अब फोटोसिंथेसिस में कहीं भी कोई रिएक्शन आपने आज तक पढ़ी है ऐसी जिसके अंदर ऑक्सीजन ली जा रही हो। एंड जो फोटोसिंथेसिस वो तो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, लेकिन ईटीएस जो है वो तो कहेगा कि ऑक्सीजन मुझे दोगे तो ही काम होगा, वरना काम नहीं होगा। आप जैसे इससे अगली स्लाइड पढ़ोगे, उस स्लाइड पे आप पढ़ोगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, तो वहां आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे, बहरहाल कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, कोई एनर्जी डायरेक्ट नहीं बन रही, NADPH2 का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन इस NADPH2 को अपने ईटीएस के अंदर एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर फायदा क्या होगा, करेंगे क्या इसका, देख लेते हैं भाई क्या करेंगे। ये जो NADPH2 है इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कारण भी आपको समझाने की कोशिश कर दी। लेकिन ये सर्व कर सकता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। इस तरीके से अगर बात करेंगे NADPH2 के बारे में,
मैं फिर से चला गया कहाँ पे, मैं चला गया लाइट रिएक्शन में जहां ये बन रहा था, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे दिए जा रहे थे, फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट में दिए जा रहे हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट आगे से आगे दे करके बाद में NADP को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसने इलेक्ट्रॉन को फिक्स करने के लिए हाइड्रोजन को ले लिया, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये डोनेट भी दोनों ही चीजें कर सकता है, जिसके पास जो होगा वो वही दान करेगा, किसी के पास पैसा है वो पैसा दान कर देगा, किसी के पास विद्या है वो विद्या दान कर देगा, विद्या वो नहीं, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, वो चीज दान कर देगा। तो वही चीज जिसके पास जो है वो वही चीज दे सकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों है, ETS में ये जा नहीं सकता, एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं सकता, ये कहेगा भैया किसी को हाइड्रोजन चाहिए तो ले जाओ यार, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले जाओ, मैं डोनेट कर सकता हूँ, मैं तो इतना कर सकता हूँ अपनी तरफ से। ओके, आगे देखिए। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, और ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन होंगे उनका यूज कर लिया जाएगा किसके, फैटी एसिड और स्टेरॉइड के बायोसिंथेसिस यानी जैव संश्लेषण में। फैटी एसिड और स्टेरॉइड के जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस में इनका उपयोग कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई ना, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या करेगा, बाकी अगली स्लाइड में और समझ जाएगा अच्छे से। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होगा, उसके दो चरण होंगे। एक चरण क्या हो गया कि जो हेक्सोज होगी, 6 कार्बन वाली शुगर होगी, उसको पेंटोज में कन्वर्ट किया जाएगा, और दूसरे स्टेज के अंदर पेंटोज को फिर से हेक्सोज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। वही चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को C6H12O6 में कन्वर्ट किया, C6H12O6 को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट किया, बीच में कुछ चीज से अपना फायदा चला लिया गया, अपने काम में ले ली गई। तो यहाँ देखेंगे क्या बोला गया, ये राइबोज शुगर भी प्रोवाइड करेगा, ये राइबोज शुगर भी प्रोवाइड करेगा। अब आप डीएनए की फुल फॉर्म जब बोलेगे तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अच्छा यार, डीएनए में राइबोज शुगर होती है, यानी डीएनए में राइबोज शुगर की सप्लाई करने का काम कौन करेगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे करेगा। इस स्लाइड से पहले हमने हल्के में ले रखा था पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को, ट्रिपल पी को या फिर HNP शंट को। हमने कहा यार ये बकवास चीज क्या है, हटाओ इसे, ना ये एटीपी प्रोड्यूस कर रहा, ना इसके द्वारा जो NADPH2 है उसका कोई काम में आ रही, क्या चीज है ये, हटाओ इसे साइड में। लेकिन अब इसने अपना छुपा हुआ पॉइंट दिखा दिया, अपना हुक्म का पत्ता शो कर दिया कि ये देखो भैया डीएनए बनाने के काम में आ रहा हूँ, हल्के में मतलब मुझे। उसके साथ साथ इसने एक और चीज बोल दी कि भैया हल्के में मतलब C3 साइकिल में ना राइबोज बाइफॉस्फेट को रीजनरेट करने में मैं ही काम आ रहा हूँ, परेशान मत करो मुझे, पंगे मत लो, वरना मैंने मामला खराब कर देना है, फिर बैठे रहना। फिर आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको रिसीव करने के लिए कोई राइबोज बाइफॉस्फेट नहीं मिलेगा। फिर ना आपका C3 साइकिल काम कर, ना आपका C3 प्लांट्स में कुछ काम होगा, ना आपके C4 प्लांट्स में काम होगा, ना ही आपके कैम प्लांट्स में काम होगा। जितना छोटा दिखता हूँ उतना छोटा मैं हूँ नहीं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। आगे देखिए, हाँ जी। तो क्या हुआ, इसने राइबोज शुगर प्रोड्यूस किए, राइबोज शुगर काम में आ गए किस चीज के, न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में। उसके अलावा एटीपी तो ये प्रोड्यूस कर नहीं सकता, बात होगी, कैसे बात होगी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही। उसके साथ साथ ये जो चेक साइन करके दे रहा है वो चेक आपके ETS साइकिल में बनने नहीं है, तो एटीपी प्रोडक्शन इसके द्वारा हो नहीं रहा। अब इसके लिए मैंने ये चीज आपको बोली थी कि NADPH2 और NADH2 इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि एक चेक तो वो है जो चेक आपके ETS में वैलिड है, कौन सा, जिसके अंदर P नहीं है, और जिसके अंदर P है वो वाला ETS में वैलिड ही नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए एटीपी प्रोड्यूस कर नहीं सकता। उसके अलावा ये क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर देगा फैटी एसिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस में। अब फैटी एसिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस कहाँ है, यहाँ हो रहा, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में, पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं इसकी। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या बनेगा, आपके फोस्फोग्लूकोनेट बनेगा, इसलिए इसको फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोल देते हैं। 3-4 नाम थे ना इसके अलग अलग, इसी कारण से। देखिए हुआ क्या, हुआ क्यों ये, सबसे पहले तो ये इतने जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स हो नहीं रहे यहाँ पे। ग्लाइकोलाइसिस में कोई इन स्टेप्स को इनहिबिट करने वाला केमिकल था जो इनको होने नहीं दे रहा था। अब जब ये स्टेप्स नहीं हो रहे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बैठा थोड़ी रहेगा, वो कहेगा कुछ ना कुछ तो करते हैं, खाली टाइम का कैसे ना कैसे सदुपयोग करते हैं, ठीक है, कॉलेज नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन एजुकेशन ही सही। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डी कार्बोक्सिलेशन किया, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, डी कार्बोक्सिलेशन किया, राइबोज 5 फॉस्फेट बना लिया, 5 कार्बन का है, बना लिया ना, हेक्सोज से पेंटोज। अब पेंटोज को फिर से ये क्या कर रहा है, हेक्सोज बनाने के काम में ले रहा है, इस तरीके से साइकिल चलाता रहेगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। कई बार राइबोलोज फॉस्फेट को यूज कर लिया जाएगा न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में, यानी कि मोटा मोटा डीएनए और आरएनए बनाने के काम में भी ले लेंगे इस चीज को, ठीक है। राइबोलोज शुगर आएगी कहां से भाई, कहीं से तो आओ।
उसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ NADP जो है उनको NADPH2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया जा रहा है। अब ये जो है वो ETS वाले बैंक में वैलिड नहीं है, इसलिए कहेगा ठीक है भाई यहाँ वैलिड नहीं तो हम इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनेट करके कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे देंगे। तो ये फैटी एसिड के सिंथेसिस में या फिर इसी तरीके के कुछ और मॉलिक्यूल्स होंगे उनके सिंथेसिस में अपना योगदान दे देते हैं और कहते हैं ठीक है भैया हमसे इतना ही हो सकता था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फिर इसे कह सकता हूँ HMP शंट, या फिर इसे क्या कह सकते हैं फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, या फिर जिन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की उनके नाम के आधार पर इन्हें वो वाला नाम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो बताइए, ना आया तो कल ही बता पाएंगे, वो तो इससे रिलेटेड जो डाउट थे वो। बाकी कल से स्टार्ट करेंगे अपने फॉस्फोराइलेशन, कल आपका रेस्पिरेशन चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है,